जब वो सीईओ वाइफ मुझे देखती है तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स छोड़कर उसकी कंपनी के ह्यूज ग्रुप के खिलाफ पूरा कॉन्फ्रंटेशन करने के लिए तैयार होता हूँ, जिस पर उसे अचानक एहसास होता है कि उसका हस्बैंड मैं ही हूँ और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही वो डिवोर्स पेपर देखती है जो मैं उसे देता हूँ, वो एकदम फ्रीज हो जाती है, जिस पर लिखा होता है कि मैं एम्प्टी हैंड्स चला जाऊंगा, यहाँ तक कि चाइल्ड कस्टडी भी छोड़ दूंगा। हमारी मैरिज कब से सिर्फ नाम की रह गई है और मैं इसे अब और कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर मैं कहता हूँ, साइन कर दो, ये हम दोनों के लिए बेहतर है। तुम और तुम्हारी मॉम दोनों चाहती हो कि जियांग कान्ह नियन तुम्हारा सन इन लॉ बने, तो मैं खुद ही उसके लिए जगह छोड़ देता हूँ। ये कहकर मैं उस केज से बाहर निकल जाता हूँ जिसे फैमिली कहा जाता है, जिसके बाद मुझे लगता है कि वो समझदारी दिखाएगी और डिवोर्स साइन कर देगी, लेकिन वो फिर से उसे फाड़ देती है। मैं बचपन से ही सु फैमिली में सन इन लॉ बनने के लिए पाला गया था और 20 साल की एज में मेरी शादी टोथन उयन से हो जाती है। फिर 22 साल की एज में हमारा एक बेटा होता है, सोनियम थन। वो बिल्कुल तोथन उयन जैसा है, हमेशा क्वाइट रहता है और कभी खुद से मेरे पास नहीं आता। लेकिन कल रात पहली बार वो खुद मेरे पास आता है और कहता है, पापा, जियांग अंकल मरने वाले हैं, उनकी लास्ट विश है कि वो मॉम से शादी करें, क्या आप मॉम से डिवोर्स कर सकते हो? जिस पर उस मोमेंट में मैं पूरी तरह टूट जाता हूँ और सोचता हूँ कि अब बस डिवोर्स ही सही है। सुबह ब्रेकफास्ट के समय मैं खुद तो थानह उयेन को डिवोर्स पेपर देता हूँ और कहता हूँ कि मैंने सारी रात बेटे की बातों के बारे में सोचा है। अगर उसे जियांग कान्ह नियन इतना पसंद है तो मैं कस्टडी भी छोड़ दूंगा। मैं एम्पटी हैंड्स चला जाऊंगा। एसेट्स तुम बच्चे के नाम कर देना, उसे ही सपोर्ट मान लेना। जिस पर तो थाना ह्वेन कॉफी कप रखकर ऊपर देखती है और कहती है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे थे? मैं उसके कान में लगे ब्लूटूथ ईयरफोन को देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि मेरी एक भी बात उसने नहीं सुनी, जिस पर मेरे अंदर एक हेल्पलेस फीलिंग उठती है, क्योंकि हर बार उससे बात करने पर मुझे यही इग्नोरेंस मिलता है। फिर मैं सीधे डिवोर्स पेपर के लास्ट पेज पर पलटता हूँ और कहता हूँ, साइन कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस पर वो मुझे देखती है और पेपर खोलने ही वाली होती है। तभी हमारा बेटा दौड़ता हुआ आता है और कहता है, मॉम जल्दी चलो, जियांग अंकल इंतजार कर रहे हैं। जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और कहता हूँ, पहले साइन करो। और तब वो फाइनली मेरी तरफ देखती है, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना फोर्सफुल हो जाऊंगा। साइड में खड़ा बेटा उसे जल्दी करने को कहता रहता है, जिस पर वो कहती है, ठीक है, मैं साइन करती हूँ, और बिना कुछ पढ़े ही तुरंत साइन कर देती है। फिर दोनों जल्दी से वहां से चले जाते हैं और मैं उन्हें और नहीं देखता, बल्कि अपना नाम उसके सिग्नेचर के पास लिख देता हूँ। मेरी और टोथन हुएन की नेम्स इस लाइफ में 2 बार साथ आती हैं, पहली बार मैरिज सर्टिफिकेट पर और दूसरी बार इस डिवोर्स पेपर पर, जिस पर साइन करने के बाद भी मेरा हाथ हल्का सा कांपता रहता है। इसके बाद मैं पेपर्स को लॉयर को भेज देता हूँ और ऊपर जाकर अपना सामान पैक करने लगता हूँ, जिस पर क्लोजेट भरा हुआ होता है, लेकिन उसमें एक भी कपड़ा ऐसा नहीं होता जो मुझे पसंद हो, और उसे इसका कभी एहसास भी नहीं हुआ। 16 साल की एज से पहले मैं केयर फ्री था, हंसता था, बंजी जंप करता था, रेसिंग पसंद करता था। लेकिन शादी के बाद मुझे रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाता है, हम्बल और जेंटल बनने को कहा जाता है, क्योंकि सो फैमिली को सिर्फ एक परफेक्ट सन इन लॉ चाहिए था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी मुझे सिर्फ उसके फ्रेंड्स की मॉकिंग मिलती है। वो कहते हैं कि मैं फेक हूँ और जियांग कान्ह नियन और तो थानुयन ज्यादा परफेक्ट कपल हैं। ये सब सोचते हुए जब मैं उन कपड़ों को देखता हूँ जो कोटियन सिन्हा के हैं, तो मुझे अंदर से पेन फील होता है और न्यूजिया जैसा लगता है, जिस पर मैं बाथरूम में जाकर उल्टी करता हूँ। कुछ देर बाद जब मैं मिरर में खुद को देखता हूँ तो रियलाइज करता हूँ कि डिवोर्स लेना बिल्कुल सही डिसीजन है और मैं इस केज में और नहीं रहना चाहता। मैं बाहर निकलकर फिर से खुद बनना चाहता हूँ। फिर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता हूँ कि वो मुझे लेने आए, क्योंकि सो फैमिली मेरा घर नहीं है और कॉल फैमिली ने भी शादी के बाद मुझे इग्नोर कर दिया था, तो वो भी अब मेरा घर नहीं रहा। मेरा फ्रेंड जल्दी ही आता है और कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, आज तेरा बर्थडे है और तू यहाँ क्या कर रहा है? पिछले हफ्ते तो तूने कहा था कि वाइफ और बेटे के साथ सेलिब्रेट करेगा। जिस पर मैं शॉक्ड होकर फोन निकालता हूँ और चैट हिस्ट्री देखता हूँ और पता चलता है कि मैंने सच में रेस्टोरेंट बुक किया था और तो थाने ह्वेन को इनवाइट भी किया था, लेकिन उसने अब तक रिप्लाई नहीं किया। पहले शायद मुझे दुख होता, लेकिन अब मैं नंब हो चुका हूँ। जिस पर मैं फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही हम बुकिंग कोड बताते हैं, मैनेजर ऑकवर्ड होकर कहता है कि आज पूरा रेस्टोरेंट तो मैडम ने बुक कर लिया है और वो अपने सन के साथ कॉटियन सिन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और वो हमें डबल रिफंड देने की बात करता है। जिस पर मैं कहता हूँ कि रिफंड की जरूरत नहीं है, असली कॉटियन सिन है तो मैं हूँ। लेकिन जैसे ही हम हॉल के अंदर जाते हैं, हमें दूर से एक हैप्पी फैमिली की हंसी सुनाई देती है। हम देखते हैं कि तो थाना ह्वेन और कोनिम थान जियांग कांग नियन को बर्थडे विश कर रहे होते हैं, जिस पर वो कहते हैं, आपको हर खुशी मिले, और बेटा कहता है, जियांग अंकल आप मॉम से शादी करो और मेरे डैड बन जाओ। ये देखकर मैं उन्हें खुश बैठा देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि तो थानह उयेन की नजरें जियांग कान्ह नियन से हटती ही नहीं है और मेरा बेटा भी उसकी चेयर खींचता है, उसके कपड़े ठीक करता है। 5 साल की शादी में तोथन हुयेन को मेरा बर्थडे तक याद नहीं था, जिस पर मेरा फ्रेंड ये सब देखकर सह नहीं पाता और मुझे पानी देता है।
फिर मैं उसे बताता हूँ कि मैंने डिवोर्स साइन कर दिया है, जिस पर वो तुरंत मुझे घर ले जाता है। मैं नहीं रोता, लेकिन वो रोने लगता है और गुस्से में तो थान यूएन को गालियां देता है और कहता है कि कोनिम थान भी अनग्रेटफुल है। वो कहता है कि 5 साल से मैं सिर्फ उन्हीं दोनों के लिए जी रहा हूँ, ना कोई काम ना सोशल लाइफ। मुझे बाहर बुलाना भी मुश्किल था, लेकिन जैसे ही तो थाना हुएन कॉल करती थी, मैं बच्चे की तरह खुश होकर घर भागता था और उसके लिए सूप बनाता था। तेरा बेटा जब दूध छुड़ाते वक्त रोता था, तब तू पूरी रात जागकर उसे शांत करता रहता था। एक रात नहीं, बल्कि कई रातों तक, जिस पर तू अपना दिल और सब कुछ लगा देता है और बदले में तुझे सिर्फ बेट्रेल मिलता है। मुझे पता है अभी तू अंदर से बहुत टूट रहा है, अगर रोना है तो रो ले। जिस पर अपने बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनकर मैं सिर पीछे करता हूँ, एक घूंट बियर पीता हूँ और सोफा पर टिक जाता हूँ। अब मुझसे रोया भी नहीं जाता, लेकिन मैं पहले बहुत बार रो चुका हूँ। जब तो माओ ने मुझे रूल्स सिखाने के लिए दबाया था, जब मैं तो थन हुएन से दिल की बात करता था और वो इग्नोर कर देती थी, और जब मैं रात 12 बजे तक उसका इंतजार करता था लेकिन वो घर नहीं आती थी, तब भी मैं टूटता था। और जब को निमथान को रात में फीवर आता है, मैं उसे संभालता हूँ, उसे कॉल करता हूँ, लेकिन वो फोन काट देती है। जिस पर मैं फिर भी उम्मीद करता रहता हूँ कि कभी तो वाइफ हस्बैंड जैसा रिलेशन होगा, एक केयरिंग फादर और लविंग फैमिली बनेगी, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं। 5 साल बीत जाते हैं और मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसके बाद नशे में मैं गहरी नींद में चला जाता हूँ और अगली सुबह अचानक तो थान यूएन का कॉल आता है, जिसकी आवाज अभी भी स्लीपी और भारी लगती है। जिस पर वो पूछती है मेरा वो नेकलेस कहाँ है। मैं कैजुअली जवाब देता हूँ ड्रेसिंग रूम के पहले ड्रॉर में है। फिर वो पूछती है इयररिंग्स कहाँ है, जिस पर मैं कहता हूँ उसके नीचे वाले ड्रॉर में है। ये सब बोलने के बाद अचानक मुझे रियलाइज होता है कि हम डिवोर्स लेने वाले हैं और मुझे अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। जिस पर मैं उसे रिमाइंड करता हूँ कि मेड से साफ सफाई करवा लिया करे, आगे कुछ चाहिए हो तो उनसे पूछ लेना, क्योंकि हम जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं और ऐसे कॉल करना ठीक नहीं है। ये सुनकर वो हल्का सा हंसती है और दूसरी तरफ ड्रॉर खोलने की आवाज आती है, जिस पर मुझे लगता है कि मैंने सब क्लियरली बोल दिया है और मैं कॉल काटने वाला होता हूँ। तभी वो ऑर्डर देती है कि दोपहर में सी फूड पॉरेज बनाकर कंपनी के ऑफिस भेज देना, और ये कहकर वो कॉल काट देती है। जिस पर मुझे साफ समझ आता है कि डिवोर्स की मेरी बात उसने बिल्कुल नहीं सुनी और गुस्से में मेरे हाथ तक कांपने लगते हैं, जिस पर मैं तुरंत उसका नंबर ब्लॉक कर देता हूँ। इसके बाद सोचते हुए मैं को निमथान के स्कूल टीचर का नंबर भी ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन गलती से तो माओ को भी ब्लॉक कर देता हूँ। जिस पर जब मैं घर से बाहर निकलकर लंच के लिए जाता हूँ, वो मुझे रोककर जबरदस्ती कार में बैठा लेती है। फिर वो मेरे चेहरे पर फोटोज फेंकती है, जिसमें तो थान यूएन और जियांग कान्ह नियन की क्लोज फोटोज होती हैं, और गुस्से में कहती है कि मैंने उसे डिसअपॉइंट कर दिया। उसने मुझे 16 साल की एज से ट्रेन किया, लेकिन मैं अपनी वाइफ का दिल नहीं जीत पाया। फोटो के शार्प एज से मेरी गर्दन कट जाती है और खून निकलने लगता है। जिस पर मुझे याद आता है कि जब मुझे सन इन लॉ चुना गया था, तब लोग मेरी लक से जेलस होते थे, लेकिन असल में मैंने उसी दिन अपनी फ्रीडम खो दी थी। 16 साल की एज से मैं सिर्फ परफेक्ट कॉ टीएन सिन्हा बनने के लिए जीता हूँ। दबाव इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जिस पर 12th में मैं जानबूझकर रिबेलियस बनता हूँ, रिलेशनशिप करता हूँ ताकि ये मैरिज टूट जाए, लेकिन तो थान यूएन कुछ नहीं कहती। भले ही हमारी शादी को 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं 10 साल से कंट्रोल हो रहा हूँ और अब मैं और नहीं सह सकता। जिस पर मैं साफ कहता हूं कि हमने डिवोर्स साइन कर दिया है, मैं कस्टडी नहीं ले रहा और एम्प्टी हैंड्स जा रहा हूं। अगर आपको पसंद नहीं तो कोई और सन इन लॉ ढूंढ लीजिए। ये कहकर मैं कार से उतर जाता हूं, जिस पर तो माओ शॉकर्ड होकर एक पल रुकती है और फिर मेरा हाथ पकड़ लेती है, लेकिन मैं हंस पड़ता हूं और कहता हूं कि मुझे अब किसी चीज का डर नहीं है। सन इन लॉ बनना कभी मेरे लिए ऑनर नहीं था। फिर मैं अपनी स्लीव उठाता हूं और अपनी रिस्ट के पुराने स्कार्स दिखाता हूं, जिस पर वो डर कर मेरा हाथ छोड़ देती है और मैं कहता हूं कि मैं कभी को टीएन सिन बनना नहीं चाहता था और 10 साल तक हर रात मैं चिल्लाता था कि कोई मुझे बचा ले, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि मुझे खुद ही खुद को बचाना होगा। ये कहकर मैं कार से उतरता हूं। इस बार वो मुझे रोकती नहीं, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी अभी भी खत्म नहीं होती। जिस पर मैं अपनी रेड सुपर कार निकालता हूं और तेज स्पीड में ड्राइव करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं क्रॉस रोड पार करता हूं, मेरी कार सामने से आ रही एक मर्सिडीज से टकरा जाती है, जिसका नंबर प्लेट फेमिलियर होता है, और वो तो थान यूएन की कार होती है। दूसरी कार से उसका असिस्टेंट उतरता है और मुझे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सबको मेरी एक फिक्स्ड इमेज पता है कि मैं एक काम और सिंपल आदमी हूँ। रेसिंग करना मेरे लिए अजीब लगता है। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, बस इंश्योरेंस पेपर देता हूँ और कहता हूँ जितना डैमेज है बता देना, और सनग्लासेस पहनकर वहां से निकल जाता हूँ। असिस्टेंट वापस जाकर तो थान यूएन को बताता है कि दूसरी कार मैं चला रहा था, जिस पर वो बस ठंडे अंदाज में कहती है चलो, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन 3 घंटे बाद हम फिर से मिलते हैं, जब वो अपने पार्टनर के साथ रेसिंग ट्रैक पर आती है, जहां एक रेड रेसिंग कार फर्स्ट पोजीशन जीतती है, और ड्राइवर जब उतरता है तो उसका टॉल और अट्रैक्टिव लुक सबका ध्यान खींचता है, जिस पर खुद तो थाना हुएन भी इम्प्रेस्ड हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो हेलमेट हटाता है, असिस्टेंट शॉक्ड होकर कहता है ये तो कॉ टीएन सिन्हा है। जिस पर तो थाना हुएन कुछ नहीं कहती, लेकिन आसपास की लड़कियों की नजरें
उस पर देखकर वो हल्का सा अनकंफर्टेबल फील करती है, और मैं जब उसकी नजरों को नोटिस करता हूँ तब भी मैं उसकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि सालों से जब भी हम कैजुअली मिलते हैं वो मुझे ऐसे इग्नोर करती है जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ। इसलिए जब रेसिंग इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हमें इंट्रोड्यूस करते हैं मैं भी ऐसे बिहेव करता हूँ जैसे मैं तो थान उयन को जानता ही नहीं हूँ, जिस पर लोग कहते हैं कि तोटोंग से मिलकर अच्छा लगा, लेकिन वो हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन बनाए रखती है और माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। तभी जियांग कान्हनियन की आवाज आती है, थान उयन, काम खत्म हुआ या नहीं? अगर हो गया हो तो चलो कंपनी में लंच करते हैं। जिस पर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और उसे कार से उतरते हुए देखता हूँ। वो आते ही तो थाने ह्वेन की कमर पकड़ लेता है जैसे वहां कोई और है ही नहीं, और मुझे देखकर हल्की सी स्माइल भी देता है, जैसे उसे लगता है कि मैं उसका राइवल बनने के लायक भी नहीं हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और आसपास के लोग कहते हैं कि तोतोंग काम पर भी जियांग कान्हनियन को साथ रखती है। उनका रिलेशनशिप सच में बहुत स्ट्रांग है। जिस पर उसका असिस्टेंट मुझे अजीब नजरों से देखता है, जैसे सोच रहा हो कि दुनिया में मुझ जैसा यूजलेस आदमी भी होता है। मैं कुछ नहीं कहता और सीधा रेसिंग ट्रैक से निकल जाता हूँ और तुरंत लॉयर को कॉल करता हूँ कि डिवोर्स सर्टिफिकेट कब मिलेगा, जिस पर वो कहता है कुछ दिन और लगेंगे। और मैं सोचता हूँ कि 10 साल वेट कर चुका हूँ तो 7 दिन और सही। लेकिन मेरा माइंड अभी शांत ही हुआ था कि तो थाना ह्वेन के असिस्टेंट का कॉल आता है, जो पूछता है कि आप कब चीजें लेकर आएंगे, और बताता है कि स्कूल टीचर कह रही हैं आपका फोन रीचेबल नहीं है और बच्चे का हैंडमेड होमवर्क अभी तक नहीं पहुंचा। जिस पर मुझे याद आता है कि डिवोर्स की बात से पहले मैं मोबाइल में वीडियो देखकर उसके लिए नीडल और थ्रेड से हैंडमेड वर्क बना रहा था, और जब मैं घर से निकला था तब वो आधा ही बना था। मैं आसमान में उड़ते हुए फ्री क्लाउड्स को देखता हूँ और सीधे कह देता हूँ कि सी फूड पॉरेज अब नहीं मिलेगा और आगे से मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा, और कौन इम थान के बारे में भी अब मैं कुछ नहीं संभालूंगा, इसलिए मुझे कांटेक्ट मत करना। और ये कहकर मैं असिस्टेंट का नंबर भी ब्लॉक कर देता हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट परेशान होकर तो थान यूएन को बताता है कि मैंने कॉल काट दिया और अब कांटेक्ट नहीं हो रहा, शायद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है। जिस पर वो खुद फोन निकालकर मुझे मैसेज भेजती है, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अगले ही मोमेंट रेड नोटिफिकेशन आता है कि वो अब मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, पहले रिक्वेस्ट भेजनी होगी। जिस पर असिस्टेंट चैट हिस्ट्री देखता है और नोटिस करता है कि लास्ट मैसेज भी 1 हफ्ते पुराना है। फिर वो कैजुअली कहता है कि जांग चननियन और सर का बर्थडे एक ही दिन है, यानी कल सर का भी बर्थडे था, क्या गिफ्ट नहीं देना चाहिए? जिस पर तोथन उयन बिना इंटरेस्ट के कहती है, ध्यान नहीं दिया। असिस्टेंट को यह जवाब सुनकर भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि चैट हिस्ट्री में वो कभी रिप्लाई नहीं करती, लेकिन फिर वो गुस्से में कहती है कि एक बर्थडे गिफ्ट भेज दो, तुम देख लो क्या सही रहेगा। असिस्टेंट जी मैडम कहकर बाहर निकल जाता है और गिफ्ट अरेंज करने लगता है। शाम को मुझे वही गिफ्ट मिलता है जो उसका असिस्टेंट लाकर देता है और कहता है कि ये तो टोंग की तरफ से है, जिस पर मैं उसे लेने से मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि अब गिफ्ट देने का मतलब क्या है। बर्थडे तो गुजर चुका है, और वैसे भी पिछले 10 साल से मेरी एक ही विश थी, फ्रीडम, और अब डिवोर्स के साथ वो विश वैसे भी पूरी हो रही है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि इन 7 दिनों में हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन तभी तो मौ का मैसेज आता है। वो कहती है कि वो डिवोर्स में इंटरफियर नहीं करेगी, लेकिन जब तक डिवोर्स पूरा नहीं होता उसका ग्रैंडसन किसी भी तरह अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जिस पर मुझे अजीब लगता है, क्योंकि खुद बच्चे ने ही डिवोर्स के लिए कहा था। लेकिन उसके बाद वो लगातार मैसेज करती है कि वीकेंड पर मुझे वैसे ही मेन हाउस आना होगा और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि तोथन उयन को भीड़ पसंद नहीं है। शादी के बाद हम दोनों मेन हाउस से अलग विला में रहते थे, लेकिन बच्चे के बाद हर वीकेंड हम उसे मेन हाउस लेकर जाते थे, और आज शुक्रवार है जिस पर नॉर्मली मैं ही स्कूल से उसे लेने जाता हूँ। तो थाना उयन हमेशा बिजी रहती है, रात 10 बजे से पहले घर नहीं आती। लेकिन इस बार जब मैं मेन हाउस पहुंचता हूँ वो पहले से वहां होती है। मैं उसे इग्नोर करता हूँ और सीधे ऊपर जाने लगता हूँ, लेकिन वो मुझे रोककर पूछती है, बर्थडे गिफ्ट पसंद आया? मैं उसे देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि उसे ये भी नहीं पता कि मैंने गिफ्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन ये भी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो मुझे हमेशा इग्नोर करती है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता और बस हल्का सा सिर हिला देता हूँ, लेकिन तभी वो ऑर्डर देती है कि कोनिम थान जियांग कान्हनियन के लिए प्रोटेक्शन चार्म बना रहा है, तुम जाकर उसे पूरा करने में हेल्प करो। ये सुनकर मुझे अंदर से झटका लगता है। क्या बर्थडे गिफ्ट के साथ ये कंडीशन भी आती है? जिस पर मैं बिना कुछ बोले उसे इग्नोर करता हूँ और ऊपर चला जाता हूँ। वो पीछे से बस देखती रहती है और कुछ नहीं कहती। ऊपर जाकर मैं देखता हूँ कि कोनिम थान डेस्क पर बैठा है और नाइफ से बहुत ध्यान से कार्विंग कर रहा है, और उसके सामने एक ऑलरेडी बना हुआ चार्म रखा होता है जिसे वो कॉपी कर रहा होता है। मेरे कदमों की आवाज सुनकर वो ऊपर देखता है, लेकिन तुरंत उस फिनिश्ड चार्म को उठा लेता है और कहता है, ये मॉम ने जियांग अंकल के लिए बनाया है, आप इसे मत लेना। जिस पर मेरा दिल जोर से दर्द करता है। जिस बच्चे को मैंने अपनी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी वो आज मुझे चोर समझ रहा है। जिस पर मैं उसे देखता हूँ और उसके चेहरे में तो थाना उयन की झलक साफ दिखती है और अंदर से एक कड़वाहट उठती है। मैं धीरे से कहता हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी किसी का कुछ लेने की कोशिश नहीं की, और वैसे भी मैं और तुम्हारी मॉम जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं और बहुत जल्द जियांग अंकल तुम्हारे नए डैड बन जाएंगे।
कोई यंतोजो, तुम एक बच्चे के सामने इस तरह उल्टा सीधा बोलते हो, जिस पर क्या तुम अभी भी एक अच्छे फादर हो? यह शायद सबसे लंबी बात है जो तो थाना उयेन ने मुझसे कही है। जिस पर मैं मुड़कर उसके ठंडे चेहरे को सीधा देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है। हाँ, मैं ही बुरा हूँ। जिस पर तुम इसके लिए कोई अच्छा फादर ढूंढ लो। यह कहकर जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ता है, तभी कॉ येंटू और तो थाना हुएन आगे आकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, जिसकी आवाज अचानक भारी होकर वार्निंग जैसी लगती है। लेकिन तभी अचानक को निमथान का फोन घड़ी बज उठता है, जिसे सुनकर वह खुश होकर बोलता है, माँ, अंकल जियांग वीडियो कॉल कर रहे हैं। जिस पर अगले ही पल तो थाना हुएन मेरा हाथ छोड़ देती है और मैं उसे फोन उठाने जाते हुए देखता है, जिसका चेहरा जो अभी तक ठंडा था अब मुस्कुराने लगता है। यह देखकर मुझे अचानक सब बेकार सा फील होता है। जिस पर बिना कुछ बोले मैं गेस्ट रूम में लौट जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। कमरा काफी पुराना है, जबकि जून का महीना है, फिर भी मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं किसी ठंडी जमीन के नीचे दफन कॉफिन में लेटा हूँ। लेकिन इसी बीच एक अजीब सी फेमिलियर शांति भी महसूस होती है। इसके बाद जब से मैंने तो थाने हुएन को डिवोर्स पेपर्स दिए थे, तब से मैंने अपने अंदर सब कुछ टूटने का माइंडसेट बना लिया था। उस रात सपना काफी कैओटिक था, लेकिन अगले दिन भी मेरी बॉडी क्लॉक मुझे सुबह 5 बजे जगा देती है। पहले इसी वक्त मैं उठकर तो थाने हुएन और उसके बेटे के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता था, जिस पर मैं अपनी भौहें सिकोड़ता है और तो मदर की धमकी याद करके नीचे जाने का फैसला करता है। लेकिन नीचे आकर पता चलता है कि तोथन हेनोथन हुएन और कोनेमथन सुबह ही बाहर जा चुके थे। सुना है कि वो जांग का नियन के साथ सनराइज देखने गए हैं, जिस पर मुझे यह सब बेहद मजाकिया लगता है। जो भी समझदार है वो देख सकता है कि उस बच्चे को मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी तो मदर मुझे जबरदस्ती घर बुलाती है, जिस पर मैं बस सोचता है कि इस वीकेंड को समहाउ सहन करना है। इसके बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे कॉलेज लेकर जाता है, बोलता है कि मूड ठीक करने के लिए कुछ खूबसूरत लड़कियों के साथ टाइम बिताते हैं। वहां की 18 साल की लड़कियां उन लोगों को खुश करना अच्छे से जानती है, जो हर दिन भैया, अरे सुनो ना बोलकर इमोशनल वैल्यू देती रहती है। कुछ दिन उनके साथ घूमने के बाद मेरा मूड सच में काफी बेहतर हो गया था। जिस पर मेरा दोस्त मुझे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, मैंने तुझे दुनिया दिखाई? अब समझ आया ना ये लड़कियां कितनी अमेजिंग हैं? क्या अब भी तो थाना हुएन जैसी बूढ़ी औरत से प्यार करता है? जिस पर मैं सीधा बोलता है, खत्म हो गया। यह सुनकर वह और एक्साइटेड होकर कहता है, बस यही सही है, तुझे बहुत पहले डिवोर्स ले लेना चाहिए था। कौन नहीं चाहेगा किसी केयरिंग लड़की को? उस कोल्ड हार्टेड तो थाना हुएन के बजाय तू किसी अच्छी ओबीडियंट लड़की से शादी कर, जिंदगी सेट हो जाएगी। मैं हंसते हुए उसकी बात में साथ देने ही वाला था, तभी पीछे से खांसी की आवाज आती है। जिस पर मुड़कर देखता है तो थाना हुएन अपने असिस्टेंट के साथ खड़ी होती है। मैं उसे इग्नोर करता है और दोस्त को लेकर जाने लगता है, लेकिन इस बार वह मुझे रोक लेती है। एक पार्टी है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। यह कहकर वह मुझे बिना मौका दिए सीधा कार में खींच लेती है। कार में बैठकर भी मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड रहता है, क्योंकि मेरी यादों में तो थाना हुएन हमेशा मुझे इग्नोर करती थी, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अभी उसका यह डोमिनेटिंग बिहेवियर मुझे सिर्फ बेडरूम में ही पहले देखने को मिला था। तभी वह अचानक बोलती है, यंतु, हमारे जैसे फैमिली में लव नहीं, कंपैटिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस पर मैं कुछ सेकंड के लिए रुकता है, फिर समझ जाता है कि वह मेरे दोस्त से कही बातों का जवाब दे रही है। जिस पर मैं गुस्से में हंसता है, तो मतलब प्यार मायने नहीं रखता, केयरिंग होना भी जरूरी नहीं, बस तुम्हारे हिसाब से कंपैटिबल होना मतलब मैं चुपचाप सब सहता रहूं? ये सुनकर तोथन हुएन कुछ सेकंड मुझे देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोलती है। जिस पर अब मैं उसके इमोशन समझने की कोशिश भी नहीं करता। इसके बाद जब हम क्लब पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि ये सिर्फ उसके दोस्तों की गैदरिंग है। पहले वह मुझे कभी ऐसी जगह नहीं लाई थी, और सच कहूं तो मुझे उसके दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि वो हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं, पपेट कहते हैं। इसलिए पूरे टाइम मैं बस चुपचाप बैठकर थोड़ा शराब पीता है और बाद में थोड़ा नशा होने पर वॉशरूम चला जाता है। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, पीछे से कोई पूछता है, आज तुम्हारा हस्बैंड ना मुस्कुरा रहा है ना तुम्हारी सुन रहा है, क्या बात है? जिस पर दूसरा कहता है, बाहर तो सब कह रहे हैं कि तुम लोग डिवोर्स लेने वाले हो। जिस पर तो थाना हुएन सीधा बोलती है, किसने कहा मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ? एक बार शादी हो गई तो मेरा हस्बैंड जिंदगी भर को यंतु ही रहेगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। जिस पर एक दोस्त कहता है, तुम सीरियस हो? लेकिन वह बस उसे देखती है, कुछ नहीं बोलती है। फिर वही दोस्त कहता है, याद है जियांग डायरेक्टर की वाइफ? उसने भी अपने हस्बैंड को इग्नोर किया था, कंपनी में भी आने नहीं दिया और आज तक उसे वापस नहीं पा सकी। अगर तुमको येंतु के साथ रहना चाहती हो तो थोड़ा ध्यान रखना सीखो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। जिस पर वह बस ठंडे लहजे में कहती है, वह ऐसा नहीं करेगा। उसी समय वॉशरूम में मुझे लॉयर का मैसेज मिलता है, मिस्टर कॉयंटूर, आपका डिवोर्स सर्टिफिकेट तैयार है, आप कभी भी आकर ले सकते हैं। यह सुनते ही मैं तुरंत टैक्सी लेकर लॉयर ऑफिस पहुंचता हूं और उस सर्टिफिकेट को बार बार देखता रहता हूं, क्योंकि आखिरकार आज मैं इस नरक जैसे तो फैमिली से आजाद हो गया हूं। इसके बाद बाहर निकलते ही मेरा दोस्त सेलिब्रेशन के लिए मुझे एक स्ट्रीट फूड मार्केट में ले जाता है, जहां मिल्क टी, बीबीक्यू, आइसक्रीम सब कुछ मिलता है। जिस पर वह बोलता है, जो खाना है खा। खाने की खुशबू और धुएं के बीच मैं पहली बार जिंदगी का टेस्ट महसूस करता है और उस रात हम बियर पीते हैं, जोर जोर से हंसते हैं और आखिर में मेरी हंसी आंसुओं में बदल जाती है, क्योंकि 10 साल का दबाव आखिर खत्म हो गया था।
शायद बहुत दिनों से दबा हुआ था, जिस पर मैं अपने बेटे को निमथान का नंबर ब्लैकलिस्ट से निकालकर उसे कॉल करता हूँ। फोन कनेक्ट होते ही मैं आंखों में आंसू लेकर बोलता है, को निमथान, चाहे तुम मुझे पसंद करो या नहीं, मैं तुम्हारा रियल फादर हूँ। जब तुम बीमार होते थे तो तुम्हारी देखभाल मैं करता था, तुम्हें पढ़ाता भी मैं था, लेकिन जिस दिन तुमने जियांग कान्हा नियन के लिए, एक आउटसाइडर के लिए मुझे बुरा कहा, वो अब तुम्हारा फादर नहीं रहा, और तुम भी मुझे फादर मत बुलाओ, तुम उसके लायक नहीं हो। जिस पर फोन के दूसरी तरफ से तोथन हुयन की ठंडी आवाज सुनाई देती है, चोयंतु, तुम क्या बोल रहे हो? यह सुनकर मैं एक पल के लिए रुक जाता है और समझ जाता है कि बच्चा उसके साथ ही है, जिस पर मैं तुरंत ताना मारते हुए हंसता है। तो मैडम, अगर तुम्हारे पास मुझे सिखाने का टाइम है तो अपने बेटे को ठीक से संभाल लो। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा बेटा मुझे कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेकर जियांग कान्हा नियन के लिए जगह छोड़ दूं। जिस पर मैं आगे बोलता है, मजेदार बात यह है कि मैंने तुम सबकी ये विश पूरी कर दी। यह कहकर मैं फिर से को निमथान का नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल देता है। इसके बाद अगली सुबह मैं सीधा विदेश की फ्लाइट बुक कर लेता है, क्योंकि मुझे पता है कि कल मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया था, और जैसे ही डिवोर्स की बात बाहर जाएगी तो फैमिली मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। शायद मुझे मजबूर करके घुटनों पर झुका दे और तोथन हुयन से फिर शादी करने को बोले, या किसी दूसरी रिच फैमिली में मेरी शादी फिक्स करने की कोशिश करे। जिस पर मैं फैसला करता है कि मुझे इस शहर से भागना होगा और कभी वापस नहीं आना है। दोस्तों से गुड बाय बोलकर मैं अपना सामान पैक करता है और घर से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है सामने तो थाना हुयन की कार खड़ी दिखती है, जिसमें से वह को निमथान के साथ उतरकर मेरी तरफ आती है। जिस पर वह बच्चे से कहती है, को निमथान, अपने फादर से सॉरी बोलो। यह सुनकर बच्चा अपना छोटा सा चेहरा नीचे करता है, कपड़े पकड़कर धीरे से बोलता है, पापा सॉरी, मैंने आपको डांटा, मैंने गलत कहा कि आप और माँ डिवोर्स ले लो, मुझे माफ कर दो। जिस पर मैं शांत होकर बोलता है, सॉरी की जरूरत नहीं है, जो कुछ छोड़ना था मैं सब छोड़ चुका हूँ, अब कुछ भी बाकी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यह बोलता है तो थाना हुयन खुद बोल पड़ती है, मैंने को निमथान को अच्छे से नहीं सिखाया, इसमें मेरी भी गलती है। यह सुनकर मैं थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि मैंने कभी उसे खुद से सॉरी बोलते नहीं देखा था। लेकिन जो डैमेज हो चुका है, क्या एक सॉरी से सब ठीक हो सकता है? इसी बीच मुझे याद आता है कि मेरे पास एक चीज है जो मैं ओरिजिनली एयरपोर्ट से कुरियर करने वाला था। जिस पर मैं सीधा कहता है, तो थाना हुयन, अगर तुम्हें सच में गिल्ट है तो मुझे एयरपोर्ट छोड़ते को छोड़ दो। जिस पर वह पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? और मैं जवाब देता है, क्या मेरा खुद का कोई काम नहीं हो सकता? यह सुनकर वह पहली बार थोड़ा कंफ्यूज्ड फिर दिखती है, लेकिन मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसी ने मुझे इस केज में डाला था और अब वही मुझे यहां से विदा करे, यही सही है। इसके बाद पूरे रास्ते हम दोनों चुप रहते हैं और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले मैं उसे एक छोटा सा बॉक्स देता है, ये आखिरी गिफ्ट है। जिस पर वह थोड़ा रुकती है, लेकिन फिर भी ले लेती है और धीरे से बोलती है, थैंक यू। तभी को निमथान पूछता है, मेरे लिए क्या है? जिस पर मैं कहता है, तुम्हारा भी उसी में है। फिर मैं आगे बोलता है, इसे 1 घंटे बाद खोलना। इसके बाद वह रेयर तरीके से मुझे कहती है, जल्दी वापस आना। जिस पर मैं बस मुस्कुराता है, कुछ नहीं बोलता और मुड़कर चला जाता है, क्योंकि मैं जानता है कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मुझे अपनी फ्रीडम ढूंढनी है। तो थाना हुयन मेरी पीठ को जाते हुए देखती रहती है और उसके दिल में एक अजीब सा फीलिंग उठने लगता है, जिस पर वह तुरंत बॉक्स खोलना चाहती है, लेकिन को निमथान उसे रोक देता है। माँ, हमने प्रॉमिस किया है 1 घंटे बाद खोलेंगे। इसके बाद 1 घंटे तक वह कुछ भी काम में फोकस नहीं कर पाती, बार बार उस बॉक्स को देखती रहती है और आखिरकार टाइम पूरा होने पर को निमथान जल्दी से बॉक्स खोलता है। माँ, इसमें क्या है? जैसे ही बॉक्स खुलता है तो थाना हुयन मुड़कर देखती है और अंदर सिर्फ एक डिवोर्स सर्टिफिकेट रखा होता है। बच्चा उसे देखकर पूछता है, माँ ये क्या है? ये तो गिफ्ट होना चाहिए था। जिस पर तोथन हुयन का दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। वह तुरंत बॉक्स छीन लेती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। अंदर रखा वो लाल सर्टिफिकेट उसे ऐसे दिखता है जैसे कोई इंसान जो हमेशा घर में था, लेकिन जिसे हमेशा इग्नोर किया गया। जिस पर उसके दिल में अचानक डर पैदा होता है और वह गहरी सांस लेकर उसे खोलती है। जैसे ही उसमें अपना और कॉयंतु का नाम देखती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह जोर से उसे बंद कर देती है। इसके बाद वह तुरंत मुझे कॉल करने जाती है, लेकिन याद आता है कि मैं फ्लाइट में हो सकता हूँ। जिस पर वह गुस्से में असिस्टेंट को कॉल करती है, अभी पता लगाओ कि वह कहाँ गया है और उसे तुरंत वापस लाओ। फिर वह आगे बोलती है, और ये भी पता करो कि ये डिवोर्स सर्टिफिकेट किसने बनाया, बिना अग्रीमेंट, बिना कोर्ट के ये कैसे पॉसिबल है। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों होता है, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाती। जिस पर दूसरी तरफ असिस्टेंट डर जाता है, क्योंकि उसने उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। इसके बाद कोनिंग हुयन ऑफिस में इधर उधर घूमती रहती है। उसका अनईजीनेस बढ़ता जाता है और आखिर में वह मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ मैसेज भेजती है, ये सब क्या है? तुम कोई बच्चे नहीं हो, ऐसा चाइल्डिश प्रैंक क्यों कर रहे हो? फिर वह लिखती है, लैंडिंग के बाद रिप्लाई करना, मैं और निमथान दोनों तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। थोड़ी देर रुककर वह फिर लिखती है,
अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तुम एक फादर हो, बच्चे नहीं। लेकिन उसके सारे मैसेजेस बिना जवाब के रह जाते हैं, जिस पर वह थककर चेयर पर बैठ जाती है और अपना सिर पकड़ लेती है। सो नियमथन अभी तक एक तरफ चुपचाप ब्लॉक से खेल रहा होता है। तभी वह अपना छोटा सा चेहरा उठाता है और मासूमियत से पूछता है, माँ, क्या ये गिफ्ट पापा का मतलब है कि वो आपसे डिवोर्स लेना चाहते हैं? यह सुनकर तोथन हुयन के सीने में जैसे कुछ अटक जाता है। न सही से सांस ले पाती है, न निगल पाती है, जिस पर उसके दोस्तों की बातें बार बार उसके कानों में गूंजने लगती है। काफी देर बाद वह मुश्किल से बोलती है, कोयंतु, क्या तुम सच में मुझसे पूरी तरह डिसअपॉइंट हो गए? इसी बीच इंतजार का समय और भी भारी लगने लगता है। तो थान युएन बार बार घड़ी देखती है, बार बार मैसेज भेजती है, लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं आता, जिस पर उसके दिल में एक अजीब सी हर्ट फीलिंग उठने लगती है। वह सोचती है, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, इतने सालों से हम साथ थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने डिवोर्स ले लिया और बिना कुछ बोले चला भी गया? तभी अचानक फोन बजता है, जिसे सुनकर वह बिना देखे तुरंत उठा लेती है और बोल पड़ती है, कोयंतु, अब तुम्हें कॉल करने का टाइम मिला? मैंने इतने मैसेज भेजे, रिप्लाई क्यों नहीं किया? लेकिन दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद आवाज आती है, तो मैडम, मैं असिस्टेंट बोल रहा हूँ। यह सुनते ही वह फोन की तरफ देखती है और जो थोड़ी एनर्जी वापस आई थी वो भी खत्म हो जाती है, जिस पर वह माथा दबाते हुए धीमी आवाज में बोलती है, सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर गई। कोई खबर मिली? जिस पर असिस्टेंट हिचकिचाता है और बोलता है, जी, हमने पता लगाया है, कहते आज सर ने विदेश की फ्लाइट ली है, लेकिन लैंडिंग के बाद की इन्फो। उसकी आवाज धीरे धीरे कम हो जाती है। यह सुनकर तोथन उयन का चेहरा काला पड़ जाता है और काफी देर बाद वह भारी आवाज में पूछती है, उस डिवोर्स सर्टिफिकेट का क्या हुआ? जांच हुई? जिस पर असिस्टेंट जवाब देता है, तुरंत, जी, एग्रीमेंट खुद सर ने साइन किया है, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने चेक किया है, सब सही है। यह सुनते ही उसका दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ता है। क्या मतलब सब सही है? असिस्टेंट जल्दी से समझाता है, सर ने आपकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ली, जॉइंट एसेट्स भी उन्होंने अपने हिस्से से सबको निमथान के नाम कर दिए और इसे चाइल्ड सपोर्ट बताया है, उन्होंने कस्टडी भी नहीं मांगी। यह सुनकर असिस्टेंट खुद भी घबरा जाता है, क्योंकि उसने कभी इतना क्लीन डिवोर्स नहीं देखा था जहां कोई कुछ भी न ले, बस चुपचाप चला जाए। उधर तोथन हुयन फोन काट देती है, हाथ में फोन पकड़े काफी देर तक बैठी रहती है, समझ नहीं पाती कि जो शादी इतनी स्टेबल लग रही थी वो अचानक टूट कैसे गई। जिस पर वह धीरे से खुद से पूछती है, कोई तो तुम्हें आखिर किस बात की डिससैटिस्फैक्शन थी? तभी स्टडी रूम का दरवाजा थोड़ा खुलता है और कोनिम थान अंदर आता है। उसके पैरों से लिपटकर एक्साइटेड होकर बोलता है, माँ, मैंने अंकल जियांग से पूछा, डिवोर्स का मतलब है मुझे नया पापा मिलेगा, तो आप जल्दी अंकल जियांग से शादी कर लो, मैं उन्हें नया फादर बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर तोथन हुयन को ये बात बहुत चुभती है और पहली बार वह गुस्से में बोलती है, तुम्हें क्या पता, आगे से ऐसी बात मत कहना, तुम्हारा सिर्फ एक ही फादर है, कोई नया नहीं। जिस पर बच्चा डर जाता है और रोते हुए बोलता है, मुझे नया फादर चाहिए, मुझे वो पुराने वाले नहीं चाहिए, वो तो बस नैनी जैसे है। यह सुनकर तो थाना हुयन का गुस्सा और बढ़ जाता है। ये सब किसने सिखाया तुम्हें? उसे समझ आता है कि एक 3 साल का बच्चा खुद ये सब नहीं बोल सकता, जरूर किसी ने उसके दिमाग में ये बातें डाली हैं। लेकिन कौन इम्तिहान गुस्से में भाग जाता है, मुझे माँ पसंद शासन नहीं, अगर नया फादर नहीं दोगी तो मैं घर नहीं आऊंगा। तो थाना हुवेन उसे रोकने ही वाली होती है, तभी फोन बजता है और इस बार जियांग कान्ह नियन का कॉल होता है, जिस पर वह 1 सेकंड रुकती है और बेटे को छोड़कर कॉल उठा लेती है। फोन उठाते ही जियांग कान्ह नियन की आवाज आती है, थाना हुवेन, मैंने सुना तुम और कोई येंटू डिवोर्स ले रहे हो, क्या ये सच है या बच्चे की बात है? जिस पर वह थककर बोलती है, ये गलत फहमी है, मैं डिवोर्स नहीं लूंगी, कुछ और काम है। जिस पर वह बोलता है, आज हम निमथान को एम्यूजमेंट पार्क ले जाने वाले थे फायरवर्क्स देखने, तुम लोग गायब हो गए तो पूछा। जिस पर वह कहती है, सॉरी मैं भूल गई, अगली बार चलेंगे। फोन रखने के बाद उसे पता चलता है कि निमथान गायब हो चुका है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि घर में इतने सर्वेंट्स है कि उसे लगता है बच्चा सेफ ही होगा। लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि बच्चा सच में गायब हो गया है। सीसीटीवी में सिर्फ इतना दिखता है कि वह अकेला बाहर चला गया। यह देखकर तोथन उयन पूरी सिटी में उसे ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चलता। जिस पर वह बार बार मुझे कॉल करती है, लेकिन हर बार सिर्फ यही सुनाई देता है, द नंबर यू आर कॉलिंग इज स्विचड ऑफ। आखिर में मजबूर होकर वह मेरे दोस्त का नंबर निकलवाती है और कॉल करती है, हेलो, मैं तो थान युएन बोल रही हूँ, क्या कोयंतु ने तुमसे कांटेक्ट किया? अगर हाँ तो उसे बोलो तुरंत मुझसे बात करे, क्योंकि उसके डिवोर्स की वजह से निमथान गायब हो गया है। अगर उसमें एक फादर की भी जिम्मेदारी बची है तो उसे तुरंत वापस आना होगा। लेकिन वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं करती, जिस पर मेरा फ्रेंड अचानक से इम्पेशेंट होकर उसे बीच में ही लाउडली इंटरप्ट कर देता है, रुक रुक रुक, बच्चा गायब हुआ है तो जाकर पुलिस को रिपोर्ट कर। येंटू को ढूंढने से क्या फायदा है? क्या वो उस बच्चे से टेलीपैथी से जुड़ी हुई है, जो अभी वापस आते ही उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेगी और तुरंत टेलीपोर्ट होकर उस अनग्रेटफुल बच्चे के पास पहुंच जाएगी? और फिर वो ये भी बोलती है कि डिवोर्स की वजह से बच्चा गायब हुआ,
जिसे सुनकर वो तुरंत पलटकर कहता है कि ये डिवोर्स तुम्हारी ही मजबूरी से हुआ था ना, और वैसे भी डिवोर्स होना सही ही था, क्योंकि तुम और वो अनग्रेटफुल बच्चा दोनों ही अच्छे नहीं हो। इसके बाद फोन अचानक कट हो जाता है, लेकिन उसी पल फिर से रिंग होने लगता है, जिस पर पता चलता है कि कॉल जियांग कान नियन का है। तो थान हुएन जल्दी से कॉल उठाती है, लेकिन बस इतना ही सुन पाती है कि कोई निम थान को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, उसे छोड़ दो, केयरफुल रहो। जिस पर अचानक कॉल कट हो जाता है। यह सुनते ही तो थान हुएन तुरंत लोगों को जियांग कान नियन के फोन सिग्नल को ट्रैक करने के लिए भेज देती है, और फिर जब वो लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जियांग कान नियन और को निम थान दोनों ही अनकॉन्शियस पड़े होते हैं। हाईवे के किनारे ढलान पर जियांग कान्हनियन के शरीर पर कई स्क्रैचेस होते हैं। उसका हाल बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो फिर भी को निम थान को अपनी बाहों में कसकर प्रोटेक्ट किए होता है, और बच्चे को बस चेहरे पर थोड़ा सा डर्ट लगा होता है, बाकी उसे कोई इंजरी नहीं होती, जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान इमोशनल हो जाता है। जिस पर तोथन उयन के हाथ जो साइड में ढीले पड़े होते हैं वो धीरे से टाइटन होते हैं और फिर ढीले पड़ जाते हैं, और वो सबसे पहले दोनों को एम्बुलेंस में भेज देती है। फिर फ्लैशिंग रेड ब्लू लाइट्स को दूर जाते हुए देखती है, और आखिरकार अपने असिस्टेंट से कहती है कि जियांग कान्हनियन पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहा था, इसकी पूरी डिटेल निकालो, कोई भी क्लू मिस नहीं होना चाहिए। ये सुनकर असिस्टेंट पहले थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि तो बॉस पूरे शहर में ढूंढने के बाद भी यंग मास्टर निमथान को नहीं ढूंढ पाई थी, तो फिर जियांग कान्हनियन ने कैसे ढूंढ लिया। और फिर वो सोचता है कि इतने सर्वेंट्स होने के बावजूद एक 3 साल का बच्चा बिना किसी को पता चले कैसे बाहर जा सकता है, और अगर ये किडनैप था तो किडनैपर्स ने रैंसम क्यों नहीं मांगा, बल्कि बच्चे को हाईवे पर छोड़ दिया। जिस पर साफ दिखता है कि इतने सालों के बिजनेस एक्सपीरियंस के बाद तो थाना हुएन इतनी ऑब्वियस बातों पर डाउट कैसे नहीं करेगी। फिर बहुत जल्दी उसे प्रूफ मिल जाता है कि इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड खुद जियांग कान्हनियन ही है, जिस पर वो डॉक्यूमेंट्स को हाथ में लेकर काफी देर तक चुप रहती है, और फिर पुलिस स्टेशन से केस फाइल वापस ले लेती है। इसके बाद वो कामली कहती है कि इस बात को बाहर मत जाने देना, सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दो, मैं नहीं चाहती कोई तीसरा इंसान इसके बारे में जाने, और बाहर यही कहा जाएगा कि जियांग चान्यन ने नियमथान को बचाया है। यह सुनकर असिस्टेंट पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्या तो बॉस अपने ही बेटे के किडनैपर को प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तो थान हुएन हॉस्पिटल के कॉरिडोर के एंड में गायब हो जाती है। फिर वो पेशेंट रूम का डोर खोलती है, जहां जियांग कान्हनियन बेड पर टिककर बैठा होता है। उसका चेहरा पैल लग रहा होता है, जिसे देखकर वो हल्का सा फ्रॉन करती है, और उसकी नजरों में सस्पिशन नजर आता है। जिस पर जियांग कान्हनियन हल्की खांसी के साथ वीक आवाज में पूछता है कि नियमथान कैसा है, वो ठीक तो है ना, वो अभी इतना छोटा है, ये सब उसके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा हो सकता है। और फिर वो येन टू को ब्लेम करता है कि वो बिना सोचे चला गया, अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की, और ऐसा इरिस्पॉन्सिबल फादर दुनिया में कोई नहीं होता। यह कहकर वो उठकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो तो थाना उयन के पास से गुजरता है वो उसे पकड़कर रोक लेती है, जिस पर वो कोल्ड टोन में कहती है कि कोई अच्छा पिता है या नहीं, इसका फैसला दूसरों को करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर जियांग कान्हनियन ऊपर देखता है, और तो थान उयेन के कोल्ड एक्सप्रेशन को देखकर कुछ पल के लिए स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि जो चेहरा हमेशा उसके लिए जेंटल रहता था वो अब पूरी तरह ठंडा और डरावना लग रहा होता है। फिर वो इमोशनल होकर कहता है कि इतने सालों का उनका रिलेशनशिप है, वो कोई आउटसाइडर कैसे हो सकता है, और फिर सॉफ्ट होकर बोलता है कि वो बस चिंता में बहक गया था। लेकिन किडनैपिंग की बात सच में बहुत शॉकिंग थी, और निमथान को वो बचपन से देखता आया है, इसलिए उसे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। जिस पर तो थानुयन के हाथ फिर से टाइटन होते हैं और उसकी नजरों में ठंडापन भर जाता है, और वो सीधा पूछती है कि अगर वो उसे इतना बुरा और डरावना समझता है तो फिर उसने निमथान को किडनैप करवाकर ये फेक ड्रामा क्यों रचा। यह सुनते ही जियांग कान्हनियन का चेहरा स्टिफ हो जाता है, और वो इनोसेंट बनते हुए कहता है कि वो क्या बोल रही है, लेकिन तो थानुयन कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, बस उसकी नजरों में डिसअपॉइंटमेंट साफ दिखती है, और वो कहती है कि प्रूफ वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुकी है, और अब वो उसके सामने या येन टू के सामने कभी ना आए। इसके बाद वो कहती है कि वो उसे एब्रोड भेज देगी और उसकी फ्यूचर लाइफ भी सेटल कर देगी, लेकिन वो वापस कभी ना आए। यह कहकर वो जाने लगती है, लेकिन जियांग कान्हनियन पीछे से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे मत छोड़ो, अगर उसने कुछ गलत किया है तो वो बदल सकता है, क्योंकि इतने सालों से वो साथ हैं। लेकिन तो थाना हुएन बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती, और उसका हाथ पकड़कर उसे हटाने लगती है, जिस पर वो पैनिक होकर कहता है कि उससे शादी कर लो। फिर वो जस्टिफाई करता है कि वो बस जल्दी में था, और वो सिर्फ उस इंसान से शादी करना चाहता है जिससे वो प्यार करता है, और वो ये भी कहता है कि वो नियम थान को भी अपनाएगा। यह सुनकर तोथन उयन उसका हाथ झटक देती है और कोल्ड आइज से कहती है कि जिसे वो प्यार करता है
वो तो उसकी डेड सिस्टर होनी चाहिए थी। जिस पर वो तुरंत कहता है कि वो हमेशा उसी से प्यार करता था, क्योंकि इतने सालों से वही उसके साथ थी, उसका ख्याल रखती थी, उसके बर्थडे तक याद रखती थी और उसे कॉल करते ही सामने आ जाती थी। यह सुनते ही अचानक तो थाना ह्वेन के अंदर कुछ टूटता है और वो पीछे हटती है और कहती है कि उसने जो भी किया वो सिर्फ अपनी सिस्टर की लास्ट विश की पूरी करने के लिए किया और उसका उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है और शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद वो कहती है कि आज ही उसके अब्रॉड जाने का अरेंजमेंट हो जाएगा और उसे तुरंत निकल जाना चाहिए, और फिर बिना पीछे देखे रूम से बाहर चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है फिनलैंड में, जहां मैं इन सब से पूरी तरह अनजान होता हूं और मुझे रेजिडेंस परमिट मिल चुका होता है और मैं लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करता हूं ताकि अपना सपना पूरा कर सकूं और एक डिप्लोमेटिक ट्रांसलेटर बन सकूं। इसके बाद एडमिशन से पहले मैं अपनी सेविंग्स से एक छोटा सा हाउस खरीदता हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां विंटर में ऑरोरा भी दिखता है, जिसे सोचकर मैं एक्साइटेड फील करता हूं और अपने इंडिपेंडेंट लाइफ को लेकर काफी होपफुल रहता हूं, क्योंकि अब मैं अपने टाइम को खुद कंट्रोल कर सकता हूं। मैं खुद फिनिश लैंग्वेज सीखता हूं, जिसके साथ साथ जर्मन, जापानीज और स्पेनिश भी सीखता रहता हूं। और फिर यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाता हूं, जिस पर मेरी लाइफ स्टडी और वर्क के बीच लगातार बिजी रहती है। इसके बाद मैं रेयरली ही अपने पास्ट को याद करता हूं एंड थान यूएन के साथ मेरी शादी जैसे एक दूर की याद बन जाती है और यहाँ इस जगह पर मैं सिर्फ खुद होता हूँ, एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। फिर फिनलैंड में 5वें साल में मैं सक्सेसफुली एम्बेसी में जॉब हासिल कर लेता हूँ और एक डिप्लोमेटिक ट्रांसलेटर बन जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि इन 6 सालों में तो थान हियन ने मुझे ढूंढना कभी बंद नहीं किया होता। इसके बाद टो ग्रुप के सीईओ ऑफिस में असिस्टेंट एक्साइटेड होकर कहता है कि टो बॉस को सर के बारे में खबर मिल गई है, वो अभी फिनलैंड एम्बेसी में है, जिस पर तो थाना ह्वेन तुरंत खड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर लंबे समय बाद खुशी नजर आती है। यह देखकर असिस्टेंट भी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसने पिछले 6 सालों में तो बॉस को कभी मुस्कुराते नहीं देखा होता और डिवोर्स के बाद तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर भी वो कभी ऐसे स्माइल नहीं करती थी। जिस पर तोथन उयन बाहर जाने लगती है, लेकिन डोर तक पहुंचकर वापस मुड़ आती है और कहती है कि मुझे उसकी करंट डिटेल्स चाहिए, तुरंत अरेंज करो, जिसे सुनकर असिस्टेंट तुरंत काम पर लग जाता है। इसके बाद उसके दिल में खुशी की लहर उठती रहती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है और उसकी नजर डेस्क पर रखी 3 लोगों की फैमिली फोटो पर जाती है, जहां वो उसकी तस्वीर को हल्के से छूती है और धीरे से कहती है कि वो गलतफहमी जरूर खत्म करेगी और उसे वापस अपने पास लाएगी। दूसरी तरफ मैं कभी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि तोथन उयन और को नियम थान अब कैसे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद उन्हें वो हस्बैंड और फादर मिल गया होगा जो वो चाहते थे। इसके बाद मेरी डेली लाइफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने और डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करने में गुजरती है और मेरी लाइफ बिजी होने के साथ साथ स्टेबल भी रहती है। फिर एक दिन मेरे लीडर मुझे चाइनीज लैंग्वेज में एक न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट फाइल देता है और वो फाइल मेरे सामने रखते हुए कहता है कि यंटू, हमारे डिपार्टमेंट में तुम्हारी वर्किंग एबिलिटी सबसे बेस्ट है और ये प्रोजेक्ट फिनलैंड ट्रेड प्रमोशन ब्यूरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम इसे जल्दी कंप्लीट करो। जिस पर मैं थिक प्रोजेक्ट फाइल को देखकर कॉन्फिडेंट स्माइल करता हूं और कहता हूं कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसे जरूर कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं फाइल खोलता हूं मुझे पता चलता है कि ये तो ग्रुप का प्रोजेक्ट है। यह देखते ही तोथन हियन की फेमिलियर इमेज मेरे दिमाग में फिर से आ जाती है, जिस पर मैं डीप सांस लेकर खुद को काम करता हूं और सोचता हूं कि उनका प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो फिनलैंड में आना कोई बड़ी बात नहीं है, शायद ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो। इसके बाद मैं लगातार कई रातों तक जागकर प्रोजेक्ट ट्रांसलेट करता हूं और फिर कंप्लीटेड फाइल लेकर बॉस के ऑफिस का डोर नॉक करता हूं, जिस पर वो कुछ पेजेस देखकर बार बार सिर हिलाता है और मेरी तारीफ करता है कि मैं सच में टैलेंटेड हूं। लेकिन मैं उसके नेचर को जानता हूं कि जब वो ज्यादा तारीफ करता है तो जरूर कुछ काम निकलने वाला होता है। फिर भी अच्छी बातें सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि कई कोलेग्स इसी में फंस जाते हैं, जिस पर मैं सीधे बोल देता हूं कि सर सीधे काम बताइए, ज्यादा प्राइज मत कीजिए, नहीं तो मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा। ये सुनकर वो कहता है कि तो ग्रुप जल्द ही फिनलैंड आने वाला है एनर्जी प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन के लिए और फिनलैंड साइड भी इसे बहुत सीरियसली ले रहा है। फिर वो कहता है कि इस बार डिप्लोमेटिक ट्रांसलेशन का काम मैंने तुम्हें असाइन किया है और साथ ही कैजुअली बोलता है कि लाइफ में बैलेंस भी जरूरी है और तुम अभी सिंगल हो ना, एंड दो ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव एक यंग टैलेंटेड पर्सन है, तो तुम दोनों को इंटरेक्ट करना चाहिए। यह सुनकर मेरे दिल में अचानक झटका सा लगता है और मैं सोचने लगता हूं कि क्या वो तो थाना उयन ही होगी, लेकिन फिर खुद को समझाता हूं कि ऐसा कोइंसिडेंस शायद नहीं होगा। इसके बाद जब टो ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव फिनलैंड पहुंचता है तो बॉस मुझे एयरपोर्ट लेकर जाता है और रास्ते में कहता है कि फिनलैंड साइड ने उनके लिए डिनर अरेंज किया है और ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से ट्रांसलेशन करना। फिर वो कहता है कि वो मुझे टो ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से मिलवाएगा और जैसे ही वो ये बात खत्म करता है वो मेरे पीछे किसी को हाथ हिलाकर बुलाता है और कहता है कि टो बॉस यहाँ है, जिस पर वो मुझे पकड़कर उसके सामने ले आता है और उस वक्त मैं पूरी तरह स्टन रह जाता हूँ, क्योंकि 6 साल बाद भी उसके ऊपर टाइम का कोई असर नहीं दिखता और वो पहले की तरह ही काम और साइलेंट लगती है। फिर बॉस मुझे आगे बढ़ाता है
और मैं स्माइल के साथ इंट्रोड्यूस करता हूं कि ये फिनलैंड एम्बेसी के ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट से येंटू हैं और ये इस ट्रिप में आपका ट्रांसलेशन हैंडल करेंगे। इसके बाद वो मजाक में कहता है कि हमारे येंटू सिर्फ हैंडसम ही नहीं है बल्कि 5 लैंग्वेजेस भी जानता है, जिस पर तो थान हुयेन मुझे लगातार देखती रहती है। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और कुछ कॉम्प्लिकेटेड इमोशन नजर आता है। मैं पॉलिटली हाथ बढ़ाता हूं और फॉर्मल टोन में कहता हूं कि तो बॉस आपसे मिलकर खुशी हुई, जिस पर वो कुछ सेकंड्स तक मुझे देखती रहती है और फिर धीरे से हाथ मिलाती है। लेकिन मैं जल्दी से हैंडशेक खत्म करना चाहता हूं, तभी वो मेरा हाथ पकड़कर छोड़ती नहीं है, जिस पर मैं 2 बार हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूं और फिर हल्का सा फ्राउन करके पूछता हूं कि तो बॉस इसका क्या मतलब है। यह देखकर साइड में खड़े लीडर सिचुएशन समझ जाता है और मजाक में कहता है कि हमारे ट्रांसलेटर का चार्म ऐसा है कि कोई भी इंप्रेस हो जाए, शायद तो बॉस भी एक्सेप्शन नहीं है। जिस पर तो थन हुयेन की आंखें थोड़ी डार्क हो जाती हैं और वो हल्का सा ऑकवर्ड स्माइल देती है और फिर मेरा हाथ छोड़ देती है। इसके बाद डिनर शुरू हो जाता है और मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ फॉर्मल इंटरेक्शन है और वो यहाँ मेरे लिए नहीं आई है। फिर मैं खुद को संभाल कर उसके पास बैठ जाता हूँ और कामली हर सेंटेंस ट्रांसलेट करता रहता हूँ, जिस पर वो एलिगेंट पोस्चर में बैठी होती है और ध्यान से सुनते वक्त हल्का सा चेहरा मेरी तरफ मोड़ती है। यह देखकर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ क्योंकि हमारी शादी के 5 सालों में उसने कभी मुझे इतने ध्यान से नहीं सुना था, जिस पर मेरे अंदर हल्का सा दर्द उठता है। लेकिन वो उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होता है, क्योंकि उन सालों में मेरा बॉडी तो फैमिली के सन इन लॉ के लेबल के नीचे जैसे कैद रहता है और मेरी सोल अपनी फ्रीडम खो चुकी होती है, जिस पर अब आखिरकार मैं उससे बाहर निकल आता हूँ। तभी तो थाना हुयेन की आवाज फिर से सुनाई देती है और वो फिनलैंड के टैक्स सिस्टम और लेबर लॉ के बारे में पूछती रहती है। उसकी आवाज धीमी और स्टेडी होती है और हर सेंटेंस के बाद वो चुपचाप मुझे देखती रहती है। उसकी नजरें गहरी और फोकस्ड होती हैं, जिस पर मैं इंस्टिंक्टिवली उसकी नजरों से बचता हूं और पूरी तरह प्रोफेशनल रहते हुए अपना काम करता रहता हूं और इस तरह आज की डिनर मीटिंग स्मूथली कंप्लीट होती है। इसके बाद जब हम विदा लेते हैं, फिनलैंड के मौसम के हिसाब से मैं अपना स्कार्फ टाइट करता हूं, ग्लव्स पहनता हूं और कैजुअली तो थान हुयेन से हाथ मिलाता हूं और कहता हूं कि तो बॉस को इंप्रेशन अच्छा रहा। ये बोलकर मैं मुड़कर जाने लगता हूं, लेकिन जैसे ही मैं कार का डोर खोलता हूं, पीछे से वो मुझे नाम लेकर बुलाती है, जिस पर मैं रुक जाता हूं लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखता और चुपचाप उसके अगले वर्ड्स का इंतजार करता हूं। फिर ठंडी हवा चलती है और मेरी उंगलियां थोड़ी सुन्न होने लगती हैं। तभी उसकी आवाज फिर से आती है और वो पूछती है कि क्या मेरे पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं है, जिस पर उसकी आवाज में हल्की सी अजीब सी सैडनेस महसूस होती है, जिस पर मेरा दिल एक पल के लिए हिलता है। लेकिन मैं खुद को समझाता हूं कि ये सिर्फ फिनलैंड की ठंडी रात की वजह है और मैं कामली कहता हूं कि तो बॉस, डिनर में जो ट्रांसलेशन था वो मैं पूरा कर चुका हूं और बाकी बातों के लिए मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है। लेकिन वो मुझे ऐसे जाने नहीं देना चाहती और उसकी यूजुअल काम वॉइस में थोड़ा अर्जेंसी आ जाता है और वो कहती है कि येंतु, तुमने उस समय बिना बताए डिवोर्स कर लिया। क्या तुमने नियम थान की फीलिंग्स के बारे में भी नहीं सोचा? और अब 6 साल हो गए, वो 9 साल का हो चुका है, क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती? यह सुनकर मैं मुड़ता हूं और बिना एक्सप्रेशन बदले हल्की सी स्माइल के साथ कहता हूं कि एक ऐसा बच्चा जो अपने फादर की सैक्रिफाइस को इग्नोर करता है, उसे याद करने लायक क्या है? और फिर सार्कास्टिकली बोलता हूं कि अब तो शायद वो बहुत खुश होगा क्योंकि उसे नया फादर मिल गया होगा। जिस पर बर्फ के कण तो थाना हुयेन के कंधे पर गिरते रहते हैं और वो मुझे कंफ्यूजिंग नजरों से देखती है, फिर धीरे से साई लेकर मेरी तरफ बढ़ती है और रेयर सॉफ्ट टोन में कहती है कि निम थान ने कभी भी तुम्हारी सैक्रिफाइस इग्नोर नहीं की। वो बस छोटा था और उसे प्यार जताना नहीं आता था। और फिर वो कहती है कि उसका कोई नया फादर नहीं है, उसका फादर सिर्फ तुम ही हो सकते हो। जिस पर मैं उसके चेहरे को देखता हूं और अंदर से हल्की सी हंसी आती है। फिर मैं कामली कहता हूं कि किसी को प्यार करना उम्र पर डिपेंड नहीं करता और तुम और को निम थान जियांग कान्ह नियन के बर्थडे याद रखते थे, उसके लिए गिफ्ट्स बनाते थे, तो तुम दोनों को प्यार करना आता है, बस तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते थे। इसके बाद मैं कार के सहारे टिककर उसे देखता हूं और सोचता हूं कि अगर मैं अभी भी उसका हस्बैंड होता तो क्या वो मेरे सामने ऐसे खड़ी होकर मुझे इतना कुछ बोलने देती? फिर मैं खुद पर हल्का सा हंसता हूं, जिस पर वो पूछती है कि मैं क्यों हंस रहा हूं, लेकिन मैं उसकी नजरों की परवाह नहीं करता और कहता हूं कि अगर कुछ फनी लगे तो हंसना नॉर्मल है। फिर मैं साफ कहता हूं कि चाहे हमारा डिवोर्स हुआ हो या नहीं, हम दोनों के बीच ऐसा रिलेशन नहीं है कि हम पास्ट को याद करें और तुम्हें मेरे बारे में बहुत कम पता है और मुझे भी तुम्हारे साथ जुड़ी चीजों को याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह कहकर मैं उसकी हेजिटेशन को इग्नोर करता हूं और कार में बैठकर वहां से निकल जाता हूं। इसके बाद घर पहुंचकर मैं शावर लेता हूं और बेड पर लेटते ही एक्सट्रीम टायर्डनेस फील करता हूं और जल्दी ही सो जाता हूं। लेकिन रात में अचानक नेबर के डॉग के जोर जोर से भौंकने की आवाज आती है, जिस पर मेरी नींद खुल जाती है और मैं डीप ब्रेथ लेकर खुद को काम करता हूं। फिर जैकेट पहनकर विंडो के पास जाता हूं और वहां मैं देखता हूं कि तो थान हुयेन अभी भी वही ब्लैक ड्रेस पहनकर मेरे घर के बाहर खड़ी होती है, जिसे देखकर मुझे समझ नहीं आता कि उसे मेरा एड्रेस कैसे मिला। फिनलैंड की सर्द रात में टेम्परेचर माइनस में होता है और उसके कपड़ों को देखकर लगता है कि अगर वो पूरी रात बाहर रही तो सुबह तक
तक वो आइस स्टैचू बन जाएगी, जिस पर चाहे मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या चाहती है, लेकिन फिर भी मैं डोर खोलकर उसे अंदर बुला लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर के बाहर मर जाए। इसके बाद फायरप्लेस के पास मैं उसे एक कप कॉफी देता हूँ, और वो इतनी ठंडी होती है कि उसका शरीर अनकंट्रोलेबली कांपता रहता है, और दोनों हाथों से कप पकड़कर धीरे धीरे नॉर्मल होती है, और फिर मुझे देखकर स्माइल करती है और थैंक्स कहती है, जिस पर मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि वो बहुत कम ही मेरे सामने मुस्कुराती थी। ज्यादातर टाइम उसका एक्सप्रेशन कोल्ड ही रहता था। फिर मैं सीधे पूछता हूँ कि आखिर वो चाहती क्या है, जिस पर वो नीचे देखती है, और उसकी आईलैशेस पर जमी बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होती है, और उसकी आवाज हल्की कांपती है, और वो पूछती है कि हमारा डिवोर्स क्यों हुआ। यह सुनकर मैं उसे घूर कर देखता हूँ, और वो भी कामली मुझे देखती है। उसकी आंखों में रियल कंफ्यूजन होता है, लेकिन मेरे अंदर इमोशंस उलझ जाते हैं। फिर मुझे एहसास होता है कि हमारे 5 साल की शादी जैसे उसके लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिस पर मैं डीप साई लेता हूँ और अंदर ही अंदर रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उसे अंदर क्यों आने दिया। फिर वो हेजिटेशन के बाद मेरा नाम लेती है, येंतु, जिसे सुनकर मुझे अजीब लगता है, क्योंकि वो पहली बार मुझे इतनी सीरियसनेस से बुला रही होती है, वो भी डिवोर्स के 6 साल बाद। जिस पर मैं सार्कास्टिक नजरों से उसे देखता हूँ और कहता हूँ कि तो था ना हुएन, क्या तुमने कभी सोचा कि इस डिवोर्स की जिम्मेदारी तुम्हारी भी हो सकती है। यह सुनते ही उसका चेहरा स्टिफ हो जाता है और उसकी आंखों में कंफ्यूजन दिखता है, क्योंकि वो हमेशा प्रिविलेज्ड लाइफ जीती आई है और हर चीज आसानी से कंट्रोल कर लेती है, इसलिए उसे कभी आसपास की चीजों की परवाह नहीं रही। जिस पर मुझे लगता है कि मैं शायद उन फ्यू लोगों में से हूं जो उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं, और अचानक मेरी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, लेकिन मैं तुरंत खुद को संभाल लेता हूं। फिर मैं कामली कहता हूं कि डिवोर्स से पहले मैंने उसे कई बार कहा था कि अगर वो और नियमथान जांगचन हनियन को पसंद करते हैं तो मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूं, और नियमथान की कस्टडी भी छोड़ दूंगा और हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी भी उसे दे दूंगा। नियमथान के नाम ट्रांसफर कर दो और मुझे एक ऐसा बाप समझ लो जो वेलकम नहीं है। ये सब छोड़कर बच्चे की परवरिश के लिए पैसे मान लो। यह बात मैं साफ साफ हर वर्ड में उसे बोलता हूँ। जिस पर इतना कहते हुए मैं तोथन उयन की तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, क्या तुम्हें याद है। जिस पर तोथन उयन का हाथ जो कप पकड़ रहा होता है अचानक टाइट हो जाता है। उसकी आईब्रोज सिकुड़ती हैं, जैसे वो याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी आंखों में जो कंफ्यूजन दिखता है वो साफ बता देता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आता। जिस पर मुझे ये रिजल्ट पहले से ही पता होता है, क्योंकि उसने कभी भी एक हस्बैंड के तौर पर मेरी बातों को सीरियसली सुना ही नहीं था, और उस समय उसके लिए मैं सिर्फ नाम का पार्टनर था। जिस पर तोथन हुएन सिर झुका लेती है और उसकी वॉइस गिल्ट और रिग्रेट से भरी होती है। सॉरी, मुझे सच में याद नहीं कि तुमने ये बातें कभी कही थी, शायद उस वक्त मैं बिजी थी, लेकिन क्या ये ही रीजन है कि तुमने मुझसे डिवोर्स लिया। मैं सच में ऐसा रीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिस पर मैं सीधा पूछता हूँ, तो फिर हर रात जब तुम घर आती थी तुम्हारे कपड़ों पर जो परफ्यूम की स्मेल होती थी उसका क्या ये रीजन डिवोर्स के लिए काफी नहीं है। ये सुनकर तोथन हुएन का चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है और वो जैसे मेरी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी डिसबिलीफ में सिर हिला देती है। जियांग कान्हानियन की वजह से तुमने मुझसे डिवोर्स लिया। जिस पर उसकी आवाज में शॉक और भी बढ़ जाता है, जैसे उसे ये बात और भी ज्यादा एब्सर्ड लगती है, जबकि मेरा बच्चा बस कोल्ड तरीके से कॉफी पीते हुए सिर हिलाता है। हाँ, हर दिन तुम जियांग कान्हानियन की स्मेल लेकर घर आती थी और नियम थान तो हर वक्त चाहता था कि अंकल जियांग उसका नया डैड बने। फिर मैं कहता हूँ, क्या मैं अब भी शेमलेस होकर इस फैमिली का सन इन लॉ बना रहूं जो मुझे कभी चाहिए ही नहीं था। जिस पर तोथन हुएन का चेहरा पहली बार पूरी तरह पेल पड़ जाता है और वो पूछती है, तो तुम मुझ पर चीटिंग का शक करते हो। जिस पर मैं एक उंगली उठाकर उसके सामने हिलाता हूँ, ये शक नहीं है। जब तुम बिना किसी हेजिटेशन के जियांग कान्हानियन को हर इवेंट में ले जाती हो और दूसरों से उसे इंट्रोड्यूस करवाती हो, जब तुम्हारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ज्यादा कंपैटिबल हो, और जब तुम जल्दी से उसके पास जाने के लिए डिवोर्स पेपर्स बिना देखे साइन कर देती हो, तब ये मैटर ही नहीं करता कि तुमने चीटिंग की या नहीं। फिर मैं साफ कह देता हूँ, मैंने तुमसे डिवोर्स लिया क्योंकि मैं खुद को इस सू फैमिली के बेकार सन इन लॉ के रोल में और कैद नहीं रखना चाहता था। वो एक केज था जहां तोथन हुएन बस नाम की वाइफ थी और मैं भी कभी इसे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। जिस पर तोथन उयन की आईलैशेस हल्के से कांपती हैं और वो लंबे समय तक कुछ नहीं बोल पाती। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये सब बोलूंगा, या शायद उसे मेरे फीलिंग्स की कभी परवाह ही नहीं थी। वो बस अपनी फेलियर को समझने का एक चांस चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये सब अननेसेसरी है, क्योंकि वो जियांग कान्हानियन को पसंद करती है, उसका बर्थडे याद रखती है, गिफ्ट्स और सरप्राइजेस तैयार करती है, उसकी हर पसंद को जानती है, वो उससे प्यार करती है। इसलिए मेरी जैसी फेलियर उसकी फ्यूचर मैरिज में दोबारा नहीं होगी। फिर मैं टाइम देखता हूँ, सुबह के 4:30 बज रहे होते हैं और थकान मुझ पर हावी होने लगती है। जिस पर मैं कहता हूँ, तो टोंग, जो तुम जानना चाहती थी वो सब क्लियर हो गया होगा, अब प्लीज वापस जाओ, मुझे रेस्ट करना है। जिस पर मेरी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक एक साफ और सीरियस आवाज आती है, जिससे मैं थोड़ी देर के लिए स्टन रह जाता हूँ और मेरे गले में अटकी बातें भी बाहर नहीं निकल पाती। तो थाना हुएन मुझे बिना पलक झपकाए देखती है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जिन छोटी छोटी बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया उन्होंने तुम्हें इतना हर्ट किया, ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी। जिस पर मुझे ये सुनकर थोड़ा फनी लगता है, क्योंकि एक ऐसी तो थाने हुएन जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती है, उससे अपॉलॉजी सुनना शायद
मेरे लिए ही पॉसिबल था। लेकिन तभी वो मेरी सोच को काटते हुए कहती है, लेकिन एक बात है जिससे मैं एग्री नहीं करती। मैंने चीटिंग नहीं की और मुझे जियांग कान्हा नियन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसकी केयर सिर्फ अपनी सिस्टर की लास्ट विश पूरी करने के लिए करती हूँ, और जब लोग उसे मेरा हस्बैंड कहते हैं तो मैं उसे करेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर मेरी सिस्टर जिंदा होती तो वो सच में उसका हस्बैंड होता। जिस पर मैं कोल्ड तरीके से कहता हूँ, अब ये सब मैटर नहीं करता। यह सुनकर उसकी आंखों में हर्ट साफ दिखता है, लेकिन वो तुरंत कहती है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 6 सालों में जब तुम गए थे, मैं और निमथान तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम अपने बीच की गलतफहमियां खत्म करें और तुम वापस घर आ जाओ। जिस पर एक पल के लिए मुझे लगता है कि वो मजाक कर रही है। मैं 10 साल तक फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करता हूँ, और अब वो मुझे वापस उसी फैमिली में लौटने को कह रही है। जिस पर मैं खुद को रोक नहीं पाता और जोर से हंसने लगता हूँ। उसके चेहरे पर फिर शौक दिखता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। जिस पर मैं अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछता हूँ, डीप सांस लेकर खुद को काम करता हूँ और कहता हूँ, तो थानुयन, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैंने मुश्किल से तुमसे डिवोर्स लिया है, अब मेरी अपनी करियर है, तो मैं क्यों वापस आऊं और आकर करूंगा क्या? फिर मैं आगे बोलता हूँ, क्या फिर से एक नैनी की तरह तुम्हारे लिए भागता रहूं? रोज तुम्हारी कंपनी में जाकर तुम्हें कोई बेवकूफी भरा सी फूड पॉरेज देकर खुश करूं? अगर तुम्हें अपनी सिस्टर की लास्ट विश पूरी करनी है तो जियांग कान्ह नियन का ध्यान रखो। मुझे इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना तुम्हारी सिस्टर का कर्जदार हूं, न जियांग कान्हा नियन का, और ना ही तुम्हारा। जिस पर वो कुछ और कहना चाहती है, लेकिन मैं दरवाजे तक पहुंच जाता हूं और उसे जोर से खोल देता हूं। ठंडी हवा और बर्फ अंदर आने लगती है और मैं कहता हूं, बाहर निकलो, मुझे दूसरी बार कहने पर मजबूर मत करो। जिस पर आखिरकार तोथन हुएन वहां से चली जाती है और मैं बिस्तर पर गिरता हूं, लेकिन थकान के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती। मैं पूरी रात जागता रहता हूं। फिर सुबह खुद को संभाल कर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अपने ट्रांसलेशन के काम पर जाता हूं। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही मैं अपने बॉस को सामने खड़ा देखता हूं, जो धीरे से कहता है, येंत्सु, भले ही तुमने यहाँ ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन तुम्हारा वर्क एटीट्यूड बहुत अच्छा है और तुम्हारी एबिलिटी भी स्ट्रांग है। इस बार सु ग्रुप फिनलैंड में न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, जो दोनों देशों के रिलेशन के लिए फायदेमंद है। जिस पर वो आगे बताता है, फिनलैंड के लीडर्स इस मौके पर तो टोंग के साथ हमारे देश आकर इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, और अभी एक अकॉम्पेनिंग ट्रांसलेटर की कमी है। मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। इस बार तुम हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए वापस देश जाओगे। तुम विदेश गए हुए भी लगभग 6 साल हो चुके हैं। इस मौके पर फैमिली से मिलकर आ जाओ। यह सुनकर मैं मुस्कुराते हुए सुनता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा मन जोर से चिल्लाता रहता है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि ये सब तो थाना उयेन की वजह से हुआ है। वो आते ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है, जिसके बाद मजबूरी में मैं हल्की मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता हूँ। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं टास्क जरूर कंप्लीट करूंगा। यह बोलकर उसी दोपहर मैं तो थान यूएन और इंस्पेक्शन टीम के साथ प्राइवेट जेट से वापस देश लौटने लगता हूँ। जिस पर पता नहीं किसने सीटिंग अरेंज की होती है कि मेरे और तो थान ह्यूएन के बीच सिर्फ एक आर्मरेस्ट का डिस्टेंस होता है। जिस पर मैं थकान में अपनी आंखों को दबाता हूँ और मुंह फेर लेता हूँ। उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, जबकि हम दोनों ने पूरी रात नहीं सोया होता। फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी थकान नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद अचानक मेरे ऊपर एक सॉफ्ट और थिक ब्लैंकेट डाल दिया जाता है, जिस पर तो थाना उयेन बहुत केयरफुली उसे एडजस्ट करती है, जैसे मुझे जगाना नहीं चाहती हो। लेकिन मैं सोया नहीं होता, बस उसे देखना अवॉइड कर रहा होता हूँ। मेरे लिए वो कभी एक ऐसी इंसान थी जिसे मैं दिल से पसंद करता था और एडमायर करता था, लेकिन वही मेरे लिए एक केज भी बन गई थी, जिस पर डिवोर्स पेपर्स साइन करने के उसी पल से हमारे बीच का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्लेन से उतरते ही मैं उस इंसान को देखूंगा जिससे अब सिर्फ खून का रिश्ता बचा है। निमथान अपनी ग्रैंडमदर का हाथ पकड़े वेटिंग एरिया में खड़ा होता है, जो अब 9 साल का हो चुका है, और उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी होती हैं। जैसे ही वो मुझे देखता है, जोर से चिल्लाता है, पापा। जिस पर इंस्पेक्शन टीम के लीडर्स एक दूसरे को कंफ्यूज्ड होकर देखते हैं और कोई धीरे से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। जिस पर मैं काम तरीके से मुस्कुराते हुए कहता हूँ, ये बच्चा शायद अपने पापा से बिछड़ गया है। जिस पर बगल में खड़ी तो थन हुएन धीमी आवाज में कहती है, तो उसे फिनिश लैंग्वेज समझ आती है। सोनियम थन मेरी तरफ दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर उसे पकड़कर रोक लेती है और वो लेडी अपनी इमेज बनाए रखते हुए उसे वहां से ले जाती है। जिस पर साफ समझ आता है कि वो हमें मिलाने नहीं आई थी। शायद वो नियम थान का यूज करके मुझसे कुछ करवाना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास उसकी बात मानने की कोई वजह नहीं होती। इसके बाद कुछ दिन तक फिनलैंड डेलीगेशन के साथ तो ग्रुप का विजिट स्मूथली चलता है, क्योंकि काम के मामले में तो थाने हुएन कभी गलती नहीं करती। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्शन खत्म होता है, वो सीधे मेरे पास आ जाती है। क्या तुम मेरे साथ घर चलकर नियम थान से मिलना चाहोगे? वो तुम्हें बहुत मिस करता है। यह सुनकर मैं हल्की आवाज में कहता हूँ, मुझे मिस करता है? मैं तो बस नाम का बाप था। वो तो मुझे पहले से पसंद नहीं करता था, और अब मैं 6 साल तक गायब रहा तो उसे मुझसे और नफरत होनी चाहिए। फिर मैं आगे कहता हूँ, वैसे भी उसे जियांग कान्हा नियन को अपना डैड बनाना पसंद है, तो तुम उसी से शादी कर लो। इससे तुम्हारी विश भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड भी बच्चे का ख्याल रख लेगा। जिस पर तो थाने हुएन थककर एक लंबी सांस लेती है। क्या हमें ऐसे ही बात करनी पड़ेगी? मैं सीधे उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं
तो हम बात ही नहीं करते। यह बोलकर मैं अपना सामान उठाता हूँ और सीधे होटल लौट जाता हूँ, क्योंकि तो फैमिली वापस जाने का कोई रीजन नहीं होता। इसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी देश में है, जिस पर मेरा मूड अच्छा हो जाता है और मैं तुरंत उससे मिलने निकल पड़ता हूँ। जिस पर मिलते ही उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाता है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घुमाकर देखता है और फिर जोर से गले लगा लेता है। यार, अब तू अपने असली रूप में दिख रहा है। 6 साल बाद मिल रहे हैं, आज तो खूब बातें होंगी। जिस पर हम बातें करते करते घंटों गुजार देते हैं, लेकिन तभी अचानक मेरा फोन बजता है। एक अननोन नंबर होता है, जिस पर मैं थोड़ी देर हेजिटेट करता हूँ, फिर कॉल उठा लेता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, क्या आपको निमथान के फादर हैं? मैं उसका क्लास टीचर बोल रही हूँ। उसने स्कूल में किसी बच्चे से फाइट की है। मैंने उसकी मदर को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे कांटेक्ट करूं। जिस पर मेरा फ्रेंड इरिटेट होकर फोन छीन लेता है और कहता है गलत नंबर है, और कॉल काट देता है। फिर वो मुझसे कहता है, तो थाना हुएन पागल है क्या? तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तुम्हारे पास कस्टडी भी नहीं है और तुम अभी अभी लौटे हो। ये सब जानबूझकर ट्रबल क्रिएट कर रही है। लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि फोन फिर से बजने लगता है। जिस पर मैं दोबारा कॉल उठाता हूँ और इस बार टीचर की आवाज में अर्जेंसी होती है। क्या आप कौन इम्तिहान के फादर हैं? प्लीज जल्दी स्कूल आ जाइए। बड़ों की प्रॉब्लम्स बच्चों की मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, और उसने एक बच्चे का सिर भी फोड़ दिया है। सामने वाले पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आपको बुला रहे हैं। जिस पर मजबूरी में मैं और मेरा दोस्त तुरंत स्कूल पहुंचते हैं, जहां टीचर्स ऑफिस में कई बच्चे खड़े होते हैं। सबके साथ उनके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन को निमथान के पीछे कोई नहीं होता। जिस पर इंजर्ड बच्चे के पेरेंट उसे पकड़कर गुस्से में चिल्लाता है, तू इतना वायलेंट क्यों है? तेरे बाप ने तुझे सिखाया नहीं कि किसी को मारना नहीं चाहिए। उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं और एक बच्चा जोर से बोलता है, इसके पास तो बाप ही नहीं है। यह सुनकर को निमथान की आंखें लाल हो जाती हैं और वो गुस्से में एक छोटे भेड़िए की तरह फिर से लड़ने को दौड़ पड़ता है, जिससे साफ लगता है कि उसे प्रॉपर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन सामने वाले बच्चे के पास पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। फिर अचानक उसकी नजर दरवाजे पर खड़े मुझ पर पड़ती है। उसकी आंखें तुरंत भर जाती हैं, लेकिन वो अपने होंठ काटकर आंसू रोकता है, मुंह फेर कर खुद खड़ा हो जाता है। जिस पर मैं उसके एटीट्यूड की परवाह नहीं करता और अंदर जाकर सबको देखते हुए कामली कहता हूँ, मैं को निमथान का बायोलॉजिकल फादर हूँ, लेकिन मैं उसकी मदर से डिवोर्स ले चुका हूँ और मेरे पास उसकी कस्टडी नहीं है। कंपेंसेशन की बात करनी है तो उसकी मदर तो थान यूएन से कांटेक्ट करें। यह सुनते ही कौन निमथान शौक में ऊपर देखता है, लेकिन तुरंत सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें छिपाने की कोशिश करता है, जिस पर मुझे अजीब लगता है, क्योंकि यही बच्चा पहले मुझे अपनी मदर से डिवोर्स लेने के लिए कहता था और अब खुद रो रहा है। जैसे ही तोथन उयन का नाम आता है, बाकी पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं और उनका एटीट्यूड तुरंत नरम पड़ जाता है, क्योंकि उसका नाम फाइनेंशियल न्यूज में हमेशा टॉप पर रहता है और बहुत कम लोग होंगे जो उसे नहीं जानते। ऐसी छोटी प्रॉब्लम उसके लिए कुछ भी नहीं है, भले ही वो खुद ना आए फिर भी आसानी से सॉल्व हो सकती है। लेकिन उसने ये मैटर जानबूझकर मेरी तरफ धकेल दिया। शायद वो सोचती है कि इससे मेरे अंदर का फादरली फीलिंग जाग जाएगा। क्या वो ये भूल गई है कि प्यार हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए? यह बात मेरे दिमाग में चलती है। तभी कोई पेरेंट मुझसे कहता है, को निमथान के फादर, चाहे आपका तो टोंग से डिवोर्स हो गया हो, लेकिन बच्चे ने किसी को मारा है, आपको हमें एक एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और मेरी नजर को निमथान पर जाती है। तुमने लड़ाई क्यों की? जिस पर वो जिद में खड़ा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं। जिस पर मैं ठंडे लहजे में कहता हूँ, अगर बोलना नहीं है तो अपनी माँ के आने तक वेट करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ वेस्ट करूँ। मेरी बात खत्म भी नहीं होती कि वो अचानक भड़क जाता है, जैसे कोई छोटा जानवर छेड़ दिया गया हो। उन्होंने कहा कि मेरा कोई बाप नहीं है, अब आप खुश हो गए? फिर वो चिल्लाता है, मम्मी जियांग कान्हा नियन से शादी क्यों नहीं करती? वो आप जैसे नहीं है जो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे आपसे नफरत है। जिस पर मैं उसे चिल्लाने देता हूँ और फिर हल्का सा भौहें सिकोड़कर कहता हूँ, जब मैं और तुम्हारी माँ साथ थे तब भी तुम जियांग कान्हा नियन को अपना बाप बनाना चाहते थे। अब जब हम डिवोर्स हो चुके हैं तो तुम जिसे चाहो अपना बाप बना लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस पर आसपास खड़े पेरेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं। उनकी विस्पर्स साफ सुनाई देती हैं। इतना छोटा बच्चा और अपने पेरेंट्स को डिवोर्स के लिए उकसाता है, तभी इसका बाप इसे नहीं चाहता। और कोई कहता है, वो जियांग कान्हा नियन, मैंने उसे इवेंट्स में तो टोंग के साथ देखा है, मैं तो उसे उसका हस्बैंड समझता था, पता चला वो थर्ड पर्सन है। ये बातें को निमथान के कानों में पड़ती हैं और वो रेबेलियन एज में होने की वजह से खुद को रोक नहीं पाता। बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कदम बाद रुक जाता है। जिस पर अचानक तो थाने ह्वेन असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आती है। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी होती है कि पूरा ऑफिस शांत हो जाता है और वो ठंडी नजरों से सबको देखते हुए पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ? जिस पर कोई कुछ नहीं बोलता और कौ निमथान भी डर के मारे सिर झुका लेता है, जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं करता। मैं कैजुअली उसे देखता हूँ और कहता हूँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। गार्डियन होने के नाते ये मैटर तुम्हें हैंडल करना चाहिए। मैं चलता हूँ। यह कहकर मैं वहां से निकल जाता हूँ, चाहे वो दोनों पीछे से मुझे पुकारते ही क्यों न रहें। जिस पर मेरा दोस्त मुझे देखकर गुस्से में बोलता है, उस नालायक बच्चे के लिए तू क्यों परेशान हो रहा है? तुझे पता भी है जब तू गया था वो जियांग कान्हा नियन को अपना नया बाप बनाने के लिए जिद कर रहा था, तो थानवेन ने उसे थप्पड़ मारा तो वो घर छोड़कर भागने चला गया था। लगभग
लगभग किडनैप हो जाता। जियांग कान्हनियन ने उसे बचाया था। दोनों की बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रांग है, जिस पर मैं और मेरा दोस्त सीधे बाहर चले जाते हैं और स्कूल वाली बात को मैं जल्दी ही भूल जाता हूँ। लेकिन जब हम दोनों नशे में बाहर निकलते हैं तभी सामने तो थान उयेन और को निम थान खड़े मिलते हैं। वो उसका हाथ पकड़े काफी देर से बाहर वेट कर रही होती है और मुझे देखते ही उसकी आंखों में हल्का सा इमोशन आता है। येंत्सु, हमें बात करनी है। मैं उसका स्टबर्न नेचर जानता हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, जिस पर मैं अपने दोस्त को कैब लेकर भेज देता हूँ और खुद उनकी कार में बैठ जाता हूँ। को निम थान फ्रंट सीट पर बैठता है और मैं तो थान ह्वेन के साथ पीछे, जिस पर कार के अंदर का माहौल इतना हैवी हो जाता है कि ड्राइवर की निगलने की आवाज तक सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। वेटर डोर खोलने आता है, लेकिन तो थान उयेन खुद पहले डोर खोल देती है, जिस पर मैं उसका हाथ इग्नोर करके बाहर निकल जाता हूँ। ये वही रेस्टोरेंट होता है जो मैंने 6 साल पहले अपने बर्थडे पर बुक किया था, जिस पर मैंने उसे इनवाइट किया था, लेकिन वो नहीं आई, बल्कि उसी दिन उसने जियांग कान्हनियन के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया था और मुझे एक खाना तक नसीब नहीं हुआ था। और अब 6 साल बाद वो मेरे लिए खुद ये सब अरेंज कर रही है, लेकिन अब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैं बैठते ही सीधे बोलता हूँ, जो कहना है सीधे कहो, लेकिन पहले ही क्लियर कर दूं, ना तो कस्टडी ट्रांसफर होगा ना ही रीमैरिज। जिस पर तोथन हुएन थोड़ी देर चुप रहती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन रुक जाती है। और को निमथान मुझे घूरता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं जैसे रोने वाला हो, लेकिन अब मैं उसकी रोने की आदत से डिस्टर्ब नहीं होता। फिर आखिरकार तोथन हुएन बोलती है, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं हमेशा सोचती थी कि हम परफेक्ट मैच हैं और तुम सबसे सूटेबल सन इन लॉ थे। जिस पर उसकी आंखों में हल्का दर्द दिखता है, लेकिन मैं अपने पास्ट की ठंडी यादों में खो जाता हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं बचपन से टॉप स्टूडेंट था, लेकिन मुझे पढ़ाई पसंद नहीं थी। 16 साल की उम्र से ही तुम्हारे फैमिली ने मुझे चुन लिया था ताकि मुझे ट्रेन करके अपना सन इन लॉ बनाया जा सके। फिर मैं आगे कहता हूँ, मैंने इस अरेंजमेंट के खिलाफ रिबेल किया, अर्ली रिलेशनशिप में पड़ा और मुझे रिफॉर्म स्कूल भेज दिया गया। जब तक हमारी शादी का टाइम नहीं आया तब तक मुझे वहीं रखा गया। जिस पर मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ, वो मेमोरीज आज भी मैं याद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कभी तुम्हारा हस्बैंड बनना नहीं चाहता था, न पहले न अब। फिर मैं कहता हूँ, मैंने कभी हैप्पी फैमिली का सपना जरूर देखा था, लेकिन तुम्हारे फैमिली ने खुद उसे तोड़ दिया और मुझे समझ आ गया कि तो फैमिली एक केज है जहां अगर मैं नहीं निकला तो पूरी जिंदगी कैद रहूंगा। अब मेरी अपनी नई जिंदगी है और तुम लोग बस इतना करो कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। यह कहकर मैं उठ जाता हूँ। फिर आखिरी में कहता हूँ, और ये रेस्टोरेंट 6 साल पहले की उस रात के बाद से मुझे इससे नफरत है। यह बोलकर मैं बिना उन्हें कुछ कहने का मौका दिए बाहर निकल जाता हूँ, जिस पर पीछे से उसकी रोती हुई आवाज आती है, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना सब सहा है, लेकिन अगर तुमने कभी हैप्पी मैरिड लाइफ चाही थी तो क्या इसका मतलब है कि तुमने कभी मुझे पसंद किया था? और अगर ऐसा है तो क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? जिस पर मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और कोई जवाब भी नहीं देता। लेकिन अगले दिन दोपहर में अचानक मेरा वो फादर, जिससे मैं लंबे समय से नहीं मिला था, मेरे पास आ जाता है। उसके चेहरे पर गिल्ट और खुशामद भरी मुस्कान होती है। तू इतने साल कहाँ था? घर पर एक फोन भी नहीं किया। जिस पर मैं उसके सफेद होते बालों को देखता हूँ और समझ नहीं पाता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। जो आदमी पहले मुझे कंट्रोल करता था आज वही मेरे सामने झुकता दिखता है और मुझे एहसास होता है कि मेरा पास्ट उतना अजेय नहीं था जितना मैं समझता था। फिर मैं ठंडे लहजे में कहता हूँ, कुसर, जो कहना है सीधे कहिए, घुमा फिराकर बात करने की जरूरत नहीं है। वो आदमी शायद ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं इतने शार्प टोन में बात करता हूँ, जिस पर उसके चेहरे की स्माइल एकदम स्टिफ हो जाती है और वो अपने एक्सप्रेशन को संभाल भी नहीं पाता। बाप इस बार आता है तो कहता है, कोई खास काम नहीं है, बस ये सोचकर आया हूं कि तू इतने सालों से घर नहीं आया, तो क्या अब घर आकर एक बार साथ खाना खा सकता है? जिस पर वो आगे बोलता है कि आजकल सुबॉस हमारे घर पर काफी ध्यान दे रही है और वो क्लियरली देख पा रहा है कि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। फिर वो कहता है कि पहले जब डिवोर्स हुआ था तब मैंने परिवार से बिना बात किए ही फैसला ले लिया और इस बार जब मैं वापस आया हूं तो क्यों ना दोनों परिवार बैठकर बात करें। जिसके साथ वो ये भी याद दिलाता है कि जब मैं 16 साल का था तभी से मेरा मैरिज सुटोंग के साथ तय कर दिया गया था। ये सुनकर मैं उसकी बातों का हिडन मतलब समझ जाता हूँ, जिस पर मेरी स्माइल और भी कोल्ड हो जाती है और मैं पूछता हूँ, क्या वो ये कहना चाहता है कि मैं और सू चिंगशुआन फिर से शादी कर लें? जिस पर गूफ फादर तुरंत सिर हिलाता है और उसकी वो चालाक आंखें फिर से प्लानिंग से भर जाती हैं, जिसे देखकर मैं हल्का सा हंस देता हूं और ताना मारता हूं। इस बार सो फैमिली ने उसे क्या फायदा देने का प्रॉमिस किया है? रिसोर्सेज, कोऑपरेशन या फिर कोई प्रोजेक्ट? फिर मैं साफ कहता हूं कि अगर गू फैमिली सिर्फ अपने बेटे को बेचकर ही सरवाइव कर सकती है तो बेहतर है वो जल्दी से बैंकरप्ट होकर बंद हो जाए। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे की स्माइल पूरी तरह गायब हो जाती है और वो गुस्से में बोलता है कि कुछ साल बाहर रहकर मैं काफी टफ हो गया हूं और अब अपने बाप से ऐसे बात करता हूं। जिस पर वो और गुस्से में कहता है कि अगर किसी बेकार इंसान ने फेंग मेई को ये ना बताया होता कि उसने मुझे उस एकेडमी में भेजा था तो सो चिंगशुआन अचानक इन्वेस्टमेंट विड्रॉ नहीं करती और एक ही रात में गू कंपनी की मार्केट वैल्यू आधी नहीं गिरती।
इसके बाद वो जबरदस्ती कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो, मुझे उसके साथ जाकर सु चिंगशुआन से मिलना ही पड़ेगा। और ये बोलते हुए वो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसका हाथ झटक देता हूँ। हालांकि फिर भी उसके साथ जाने के मान जाता हूँ, क्योंकि गु फैमिली का ये सड़ा हुआ हिस्सा अब खत्म करना जरूरी हो गया था। 1 घंटे बाद सु हाउस के मेन हॉल में मैं फिर से सु चिंगशुआन को देखता हूँ और गु डियानशेन उसके पास बैठा होता है, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ और जाकर एक जगह बैठ जाता हूँ, जिस पर सु चिंगशुआन थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है, गुयांसी, आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लेकिन फिर खुद ही कह देता हूँ कि उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए उसका न होना ही सबसे अच्छा है। ये सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी टूटन दिखाई देती है और वो कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से बोलती है कि वो मुझे फोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही गुफादर बीच में बोल पड़ता है। वो मुस्कुराते हुए एक एक्सपेंसिव वाइन निकालकर टेबल पर रखता है और बड़े एंथुजियम से सु चिंगशुआन और उसकी मां को ऑफर करता है कि वो इसे टेस्ट करें। फिर वो मेरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि येंसी बचपन से ही स्टबन रहा है, लेकिन उसने उसे डांट दिया है और इस बार जब वो वापस आया है तो वो सु बॉस के साथ अच्छे से रहेगा। जिस पर वो और आगे कहता है कि क्यों न किसी अच्छे दिन को चुनकर फिर से शादी अरेंज कर दी जाए। और ये कहते हुए वो सु चिंगशुआन के लिए ग्लास में वाइन भर देता है। शायद उसकी नजर में मैं हमेशा से सिर्फ एक टूल रहा हूं, जिसे वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करता है, और मैं कभी भी एक इंडिपेंडेंट इंसान नहीं था। लेकिन तभी अचानक गीबी हाउस का मेन डोर जोर से खुलता है और कुछ बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं, जिनके पीछे एक आदमी आता है जो ऑफिशियल कोट पहने होता है। वो आते ही सख्त आवाज में कहता है कि ये कौन सा जमाना है जो अभी भी अरेंज्ड मैरिज को जबरदस्ती लागू किया जा रहा है। और फिर वो गुस्से में कहता है कि कैसे हिम्मत हुई कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के किसी इंसान को यहाँ लाकर जबरदस्ती किया जाए। जिस पर पूरे गु फैमिली का माहौल एकदम फ्रीज हो जाता है और गुफादर तुरंत आगे बढ़कर उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुजुर्ग ठंडे स्वर में उसे घूरता है। वो साफ कहता है कि 1950 में ही फोर्स्ड मैरिज को खत्म कर दिया गया था और आज वो खुलेआम मिनिस्ट्री के एम्प्लॉई को फोर्स कर रहा है, जो कानून का सीधा अपमान है। उसकी ये 2-3 लाइनें ही सबको शॉक कर देती हैं और जो लोग मुझे पहले सर्वेंट समझते थे वो भी अब हैरान होकर उसे देखते रहते हैं। गुफादर कंफ्यूज्ड होकर कहता है कि यहाँ कोई मिनिस्ट्री का इंसान नहीं है और वो इसे फैमिली डिनर बता देता है, लेकिन बुजुर्ग उसकी बात इग्नोर करके मेरी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए बुलाता है, यांसी यहाँ आओ। ये देखकर गू फादर और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या उसने गलत इंसान को पहचान लिया है, क्योंकि उसका बेटा तो कॉलेज भी नहीं गया और वो मिनिस्ट्री का इंसान कैसे हो सकता है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं, जिस पर मैं सबकी शॉक्ड नजरों के बीच खड़ा होता हूँ और उस बुजुर्ग के पास जाकर माफी मांगता हूँ कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। मैं बताता हूँ कि जाने से पहले मैंने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था जो मिनिस्ट्री में काम करता है, और ये बुजुर्ग उसी डिपार्टमेंट के फॉर्मर लीडर हैं जिनसे मेरी पहले मुलाकात हो चुकी है। जिस पर वो कहते हैं कि मैं मिनिस्ट्री का एक एक्सीलेंट मेंबर हूँ, कम उम्र में ही 5 लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट हूँ और मेरी वर्किंग एबिलिटी भी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए वो मेरी लीव खत्म करके मुझे जल्दी वापस बुलाना चाहते हैं। जिस पर मैं तुरंत कहता हूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी वापस काम पर जाने के लिए ईगर हूं। फिर वो सिर हिलाते हैं और उसी समय एक होंग की कार गु हाउस के गेट में एंटर करती है, जिसके पीछे कुछ पुलिस कार्स भी आती हैं। मैं उन्हें कार में बैठाता हूं और जैसे ही डोर बंद करता हूं, पुलिस कार से कुछ लोग उतरते हैं और गू फादर के पास जाकर अपना बैज दिखाते हैं। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि जिस जगह पर उसने पहले मुझे भेजा था वहां इल्लीगल एक्टिविटीज होती थी, इसलिए उसे उनके साथ चलकर इंक्वायरी फेस करनी होगी। जिस पर गू फादर चिल्लाता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और पूरा फैमिली डिनर यहीं खत्म हो जाता है। मैं भी लीडर के साथ जाने के लिए कार में बैठने ही वाला होता हूँ, तभी पीछे से एक आवाज आती है, पापा। जिस पर मेरा हाथ कार के डोर पर रुक जाता है और लीडर मेरी तरफ देखकर सिर हिलाता है, जैसे कह रहा हो कि डिप्लोमेट की जॉब में फैमिली से मिलने के मौके कम मिलते हैं, इसलिए जो बातें करनी है जल्दी कर लेनी चाहिए। इसके बाद वो कार में बैठकर चले जाते हैं और मैं मुड़कर सु चिंगशुआन और गू डायशेन को देखता हूँ, जहां वो बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर मुझे आंसू भरी आंखों से देख रहा होता है। वो बच्चा खुद को रोकने की कोशिश करता है, सिर उठाता है जैसे किसी तरह अपने आंसू गिरने से रोक रहा होता है। जिस पर वो कांपती आवाज में कहता है, क्या पापा सच में मेरे पापा नहीं बनना चाहते? क्या पापा सच में मुझे नहीं चाहते? गुनयानसन अपने होंठ जोर से दबाता है, जैसे उसके लिए बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर वो धीरे धीरे कहता है कि इन सालों में वो और उसकी माँ दोनों ही मुझे बहुत मिस करते रहे हैं और वो अक्सर अपनी माँ को स्टडी रूम में मेरी फोटो को देखते हुए खोए हुए देखता है। और जो बातें उसने पहले कही थीं वो इसलिए क्योंकि वो समझदार नहीं था। जिसके साथ वो पूछता है, क्या मैं उसे माफ कर सकता हूँ? उसे देखकर मेरे दिल में हल्का सा दर्द उठता है, क्योंकि आखिर वो मेरा ही बेटा है और उसके लिए कुछ फील न करना नामुमकिन होता है। लेकिन अब मैं भले ही सब कुछ छोड़ चुका हूं, फिर भी अपने पुराने दोस्त की जगह लेकर उसे माफ नहीं कर सकता। जिस पर मैं शांत और नरम नजरों से उसकी तरफ देखता हूं। मैं कहता हूं कि हमारे साथ बिताया गया समय बहुत कम था। उन 3 सालों में भी 1 साल ऐसा था जब उसे दुनिया की सही समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं हर दिन उसे गोद में उठाता था, उससे
मुझसे लगातार बातें करता था, हालांकि उसे शायद कुछ भी याद नहीं है। फिर धीरे धीरे जब उसने दुनिया को समझना शुरू किया तो उसके अंदर गलत सोच बनने लगती है और मेरे उसके पिता होने से ज्यादा वो किसी और को अपना पापा बुलाना चाहता है। भले ही वो उस समय एक मासूम बच्चा था, लेकिन उस पल मेरा दर्द बिल्कुल रियल था, जो कभी फेक नहीं था। इसके बाद के 6 सालों में मैं उसकी जिंदगी में मौजूद नहीं था और मैंने उसकी अपब्रीडिंग में भी कोई रोल नहीं निभाया। जिस पर सच कहूं तो मुझे उसे डांटने या सिखाने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं उसे एक बात समझाना चाहता हूं कि भले ही वो बच्चा है, लेकिन सिर्फ बच्चा होना कोई एक्सक्यूज नहीं बनता और गुनयंशन की ये गलती माफ करने लायक नहीं है। मेरी बात खत्म होते ही पीछे से एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है, पापा मुझे माफ कर दो। मेरे कदम एक पल के लिए रुकते हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकता। चाहे लोग मुझे कोल्ड कहें या इररिस्पॉन्सिबल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उसे पहले ही सबसे अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है। वो सु चिंगशुआन के साथ रहकर सबसे अच्छी एजुकेशन और केयर पाता है और उसे कभी प्यार की कमी नहीं होती, जिसके साथ उसका फ्यूचर भी तय है, जहां वो एसयू ग्रुप को इनहेरिट करता है और जो कुछ उसे मिलता है वो उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा होता है। ये सोचकर मेरे होंठों पर हल्की सी राहत भरी स्माइल आ जाती है और मेरे कदम और तेज हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब मैं वापस लौटने वाला होता हूं, तब सु चिंगशुआन मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने आती है और इस बार वो मुझसे दोबारा शादी के बारे में कुछ नहीं पूछती, बस चुपचाप मुझे देखती रहती है। फिर वो धीरे से कहती है, यान्सी, अगर सब कुछ फिर से शुरू हो सकता तो वो मुझे अच्छे से चेरिश करती, सच में मुझसे प्यार करती, न कि अब की तरह जहां सब खो देने के बाद पछतावा ही बचता है। वो कहती है कि उसे हमेशा लगता था कि मैं उसके पास ही रहूंगा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसके एक्शंस मुझे कभी खुश नहीं करते। फिर वो धीरे से कहती है, यान्सी, वो सच में सॉरी है। मैं उसे कोई जवाब नहीं देता, बस फ्लाइट डिस्प्ले की तरफ देखता हूँ और याद करता हूँ कि पिछली बार भी वो मुझे छोड़ने आई थी, लेकिन तब हम ठीक से गुड बाय भी नहीं कह पाए थे। जिस पर मैं कहता हूँ, सु चिंगशुआन, इस बार हम सही तरीके से गुड बाय कहते हैं। लेकिन वो कुछ कहने की कोशिश करती है और रुक जाती है। मैं उसके सामने खड़ा होकर अपने आर्म्स खोल देता हूं और कहता हूं कि इतना सैड मत हो, मैं अभी भी उसका एक ओल्ड फ्रेंड हूं जो उसे समझता है, तो एक हग हो जाए। मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो मुझे जोर से गले लगा लेती है और उसका फेमिलियर सेंट मुझे घेर लेता है, जिस पर वो मुझे बहुत कसकर पकड़ती है, इतना कि मेरी सांसें भी भारी होने लगती हैं। मैं हल्का सा साई करता हूं और उसकी बैक को धीरे से थपथपाता हूं, लेकिन उसके कंधे कांपते रहते हैं, जिससे उसकी हालत साफ समझ आती है। फिर मैं धीमी आवाज में कहता हूं कि अगर उसे कोई सही इंसान मिले तो वो नई शादी कर ले और उस इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करे। जिस पर सु चिंगशुआन सिर हिलाते हुए मना कर देती है और उसकी एक ठंडी आंसू की बूंद मेरी गर्दन पर गिरती है, जिसे महसूस करके मैं सोचता हूं कि किस्मत कभी कभी इंसानों के साथ अजीब खेल खेलती है। मैं हमेशा सोचता था कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए मैं बिना पीछे देखे चला गया और मुझे लगा था कि मेरा जाना सबके लिए सबसे अच्छा फैसला है। लेकिन आखिर में ये सब एक मिसड चांस बन जाता है। शायद ये रिलेशनशिप उसके लिए भी एक रिग्रेट बनकर रह जाता है। जिस पर वो मेरे कान के पास आकर धीमी आवाज में कहती है कि उसे बहुत दुख है, क्योंकि उसने पहले कभी मुझे ऐसे दिल से हग नहीं किया था। उस पल मेरी आंखें भी हल्की गर्म हो जाती हैं, लेकिन फिर मैं हल्की स्माइल के साथ कहता हूं कि अब ये सब मायने नहीं रखता और हमें आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जिस पर वो मेरा हाथ पकड़ती है और मेरी आंखों में देखकर कहती है कि वो दोबारा शादी नहीं करेगी और न्यानशेन का सिर्फ एक ही पापा रहेगा, क्योंकि वो जानती है कि अतीत ने मुझे बहुत हर्ट किया है। वो कहती है कि चाहे मैं उसे माफ न करूं, लेकिन वो और न्यानशन हमेशा मेरा इंतजार करेंगे और अगर कभी मैं उनसे मिलना चाहूं तो उसे बता दूं। वो जहां भी होगी तुरंत न्यानशन को लेकर मेरे सामने आ जाएगी और उसका घर हमेशा मेरे लिए खुला रहेगा। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि एयरपोर्ट के एक पिलर के पीछे से न्यानशेन भागता हुआ आता है, जिसकी आंखें लाल हो रही होती हैं और वो जोर से कहता है, पापा मुझे माफ कर दो, मैं आपका इंतजार करूंगा जब तक आप फिर से मेरे पापा बनने को रेडी नहीं होते। जिस पर मैं झुककर बैठ जाता हूं, जैसे पहले उसे मनाता था, और उसके आंसू धीरे से पोंछता हूं। फिर कहता हूं, सॉरी न्यानशेन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा पापा रहूंगा। कोई भी इस बात को बदल नहीं सकता, लेकिन एक पिता बनने से पहले मुझे खुद के लिए भी जीना है। उसी समय अनाउंसमेंट होती है कि फ्लाइट 5-2 के पैसेंजर्स बोर्डिंग के लिए गेट पर आएं और हेलसिंकी जाने वाली फ्लाइट अब बोर्डिंग शुरू कर चुकी है। जिस पर मैं खड़ा होता हूं, आखिरी बार उसके सिर पर हाथ फेरता हूं और सु चिंगशुआन की तरफ देखकर कहता हूं, उसे घर ले जाओ। इतना कहकर मैं अपना छोटा सूटकेस उठाता हूं और बिना पीछे देखे चल देता हूं और फिर प्लेन आसमान में उड़ता है, बादलों के ऊपर निकलता है और नीचे पूरा शहर रोशनी की जाल जैसा चमकता रहता है। शायद खून का रिश्ता हमें फिर कभी मिलवाता है, लेकिन मेरा फैसला कभी नहीं बदलता, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत लंबा है और इस बार मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूं।